अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मॉडल को। मॉडल के अंदर हम लोगों ने एक यूज़र मॉडल डिज़ाइन किया था। ठीक है, यूज़र मॉडल के अंदर हम लोगों ने स्कीमा डिज़ाइन किया, जो बेसिक सा स्कीमा था। इसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह चीज़ें हमारे पास आ रही थी। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोगों ने उसको प्रॉपर एक मॉडल बना के एक्सपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक वैलिडेटर भी देखा, जिसको हमने जॉय के थ्रू बनाया। ठीक है, बेसिक सा ही बनाया, कोई ज़्यादा खास नहीं है। रजिस्टर स्कीमा के अंदर हमने डिज़ाइन कर दिया कि भाई नेम, ईमेल और पासवर्ड। नेम की हमने एक जो है ना रिक्वायरमेंट बता दी कि भाई इस तरह का होगा। ईमेल बता दिया और पासवर्ड का हम लोगों ने एक मिनिमम 6 लाइन बता दिया। हम रेजिक्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर प्रॉपर, लेकिन अभी हम लोगों ने बिल्कुल इसको मिनिमम रखा। इसी तरह लॉगिन का भी बना दिया है। ठीक है, स्कीमा हमारा जो जॉय वाला था वो हमारा रेडी था। फिर हम लोगों ने राउट्स डिफाइन किए थे, ऑथ राउट। ठीक है, ऑथ राउट के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई लॉगिन, रजिस्टर, लॉग आउट, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई ओटीपी, इस तरह के जितने भी ऑथ से रिलेटेड यानी कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके पास प्रोसेस है, वो सारे आपके पास ऑथ राउट के अंदर आएंगे। सही है ना? तो ये बिल्कुल ऐसा ही था। फिर हम लोगों ने एक ऑथ राउट बनाया था, सही है, स्लैश रजिस्टर करके, और उसका एक कंट्रोलर डिफाइन कर दिया था। रजिस्टर को हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में हमने यहाँ कॉल किया था इसको, और हम लोगों ने इसको एक प्री एंड पॉइंट्स डिफाइन कर दिए थे। ठीक है, स्लैश ए पी आई स्लैश ऑथ। इसके पीछे का जो रीज़न था पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। लोड बैलेंसर वगैरह किस तरह काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई थी। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने कंट्रोलर डिज़ाइन किया था, जिसमें कंट्रोलर में हम लोगों ने रजिस्टर, जो कंट्रोलर हमने बनाया था, ठीक है, उसकी हमने पहले जो हमने जॉय बनाया उससे वैलिडेट करवाया कि भाई अगर एरर है तो एरर बता दो, नहीं है तो रजिस्टर सर्विस के अंदर भेज दो। सही है, अब रजिस्टर सर्विस एक कोई ज़रूरी नहीं है आप बनाओ, आप इसके बगैर भी काम कर सकते हो। ठीक है, आप सारा कोड जो इसका वाला है वो आप यहाँ डायरेक्ट कर दो, बात एक ही है, लेकिन चीज़ें मेंटेन रहती है, साफ़ सुथरी रहती हैं। इस वजह से हमने एक सर्विस डिज़ाइन कर दी है। ठीक है, एक सर्विस बना दी थी जिसका हमने ऑथ सर्विस के नाम से नाम दिया, इसमें हमने रजिस्टर सर्विस यूज़ करा। और उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ईमेल, पासवर्ड, नेम भेज रहे थे। ठीक है, और चेक कर रहे थे कि भाई ये हमारे पास अगर ईमेल और पासवर्ड है तो क्या ये हमारे पास रजिस्टर करता है या नहीं है, यूज़र हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है ना? यही कर रहे थे ना हम? अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। npm स्टार्ट। अच्छा, नोट मॉड्यूल्स नहीं है, ठीक है, जब तक ये आ जाएंगे हम MongoDB एटलस ओपन कर लेते हैं, हमारा डेटाबेस। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड? किसी का कोई सवाल है या नहीं है? चलिए देखो, टेस्ट के नाम से जो है ना हमारे पास बना है, और उसके बाद हमारे पास यूज़र्स के नाम से हमारे पास एक कलेक्शन क्रिएट हो चुकी थी। सही है, देख रहे हो, क्लस्टर के अंदर हमारे पास टेस्ट के नाम से बना हुआ है, और उसके अंदर यूज़र्स के नाम से हमारे पास कलेक्शन क्रिएट हो गई है। अच्छा, ये कलेक्शन हमारे पास यही वाली है कि यही जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास यही डाटा आएगा। किसी का कोई सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड?
या हम आगे चले प्रीवियस क्लास रिलेटेड? ठीक है, आगे पढ़ना स्टार्ट करते फिर हम। ठीक है, सही है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज़ कर ली थी, इसमें हमारे पास ईमेल पासवर्ड नेम की बेस पे हम जो है इसको चेक कर रहे थे कि हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, है ना? यही कर रहे थे ना हम? सही है। अच्छा, अभी तो ये चेक कर रहा है कि भाई अगर ईमेल है पासवर्ड है और यूज़र हमने जब चेक किया तो हमारे पास क्या आ रहा था? यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा था? नहीं आ रहा था, नल आ रहा था, क्योंकि हमारे पास ईमेल रजिस्टर है ही नहीं इस टाइम पे। तो अब हम क्या करेंगे? आपके हिसाब से क्या स्टेप होना चाहिए? अब लॉजिकल वर्किंग है, आप भी थोड़ा सोचो ताकि आपके भी दिमाग की घोड़े दौड़े, पता चले आपको भी कि यार सोचना कैसे है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या क्या हो सकता है? नहीं ना, अभी क्यों लॉग पेज आउट कर देंगे इसको हम? यूज़र क्रिएट करेंगे लेकिन उससे पहले भी एक स्टेप होगा। नहीं, यूज़र स्कीमा बन चुका है हमारा ऑलरेडी, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर हमारे पास आता है तो एटलीस्ट एरर तो मिले हमें। एरर नहीं मिलेगा तो किस बात चलेगा हमें? सही है, तो हम क्या लगाएंगे भाई? इफ यूज़र डेटा एग्जिस्ट करता है तो आप, ठीक है, क्या कर दो? थ्रो न्यू एरर कर दो। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, ये भी एरर भेजता है। सही है, एरर मैसेज डिफाइन कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है, अब दोबारा ट्राई करके देखते हैं हम, लेकिन अब हमारे पास अभी है नहीं, तो हम इसको एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे करके ट्राई करके देखते हैं। सही है, हम कंडीशन को थोड़ा सा उल्टा करके ट्राई कर लेते हैं, पोस्टमैन खोल लेते हैं। ओके, यही वाली थी ना भाई डाउट? पोस्ट की रिक्वेस्ट है और बाकी कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये बल्कि नहीं, बॉडी में डाटा जा रहा था हमारे पास, नेम पासवर्ड सेंड करते हैं हमारे पास। अच्छा, हमने रिटर्न नहीं कराया ना इसको जेसन फॉर्मेट में? ठीक है, इसने हमें एरर दे दिया है वैसे, ये देखो। सही है, एरर हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है। इसको रिटर्न तो कराना चाहिए था, फंक्शन बंद नहीं हुआ क्योंकि डेटा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, डेटा कहीं जा नहीं रहा। ठीक है, इसको दोबारा ट्राई करेंगे। रजिस्टर बंद हो जाएगा, हम ये तो नहीं भेज सकते, यहीं पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं। सर रिटर्न तो करता ही यही है। रन, कुछ मसला आ रहा है यार, भेज क्यों नहीं रहा है फिर? जब इसने रिटर्न चाहिए नहीं इसको। यूज़र ऑलरेडी एक्सेस्ड। ठीक है, इसको थ्रो न्यू एरर तो सही कर रहा है ये, लेकिन मुझे भेजना है इसको रिस्पॉन्स के अंदर।
क्या चेक करते हैं डेटा के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। काम हमने ऑलमोस्ट सही किया हुआ है, लेकिन गड़बड़ ये हो रही है कि हमारे पास एरर प्रिंट नहीं हो पा रहा है। लॉग पे तो आ रहा है।
API hit new pass. यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, एरर तो आ रहा है। तो न्यू एरर, APS से काम कर रहा है। अगर इसको मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट का कोड क्या होता है? 401। 409 कॉन्फ्लिक्ट। forbidden 409। अच्छा भाई, हम लोगों ने यहाँ पे हम थ्रो न्यू एरर कर रहे थे, हम उससे हमारा काम तो हो रहा था, लेकिन थ्रो न्यू एरर क्या कर रहा है कि प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है। हमें स्टॉप करने के लिए उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो हमने एक सिंपल सा काम कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट भेज दिया, एरर मैसेज यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसके बाद जब हमने रिटर्न किया तो हमारे पास, हमने रजिस्टर सर्विस कॉल बनाया हुआ था, वहाँ से हमने डेटा को निकाल लिया, डेटा के अंदर एरर आ रहा है, तो मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी कि अगर डेटा के अंदर एरर है तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो एरर मैसेज, ठीक है। एक काम करते हैं, इस मैसेज को भी हम साथ भेज देते हैं ताकि ये चेंज कर सके हम उसको। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, स्टेटस, सॉरी मैसेज नहीं, स्टेटस। स्टेटस जैसे हम भेज सकते हैं, जैसे मैंने अभी क्या भेजा है, 409 है ना। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और अगर एरर, डेटा एरर है और डेटा डॉट स्टेटस भी है, तो आप क्या करो,
स्टेटस भेज दो। सही है। तो अभी थोड़ा डायनामिक हो जाएगा हमारा कि अगर मुझे इसके बाद अगर कोई एरर भेजना होगा तो मुझे सिर्फ रिटर्न करना है और एरर बताना है और स्टेटस। ठीक है, इसको मैं और डायनामिक कर सकता हूँ। इसको हम थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। मैं इसका एक पूरा प्रॉपर एक समझ लो एक काइंड ऑफ फंक्शन बना देंगे हम इस तरह का जो रीयूजेबल होगा। हमसे उसके अंदर बताएंगे हमारा एरर कौन सा है, वो ऑटोमेटिकली हमें एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो वो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, वो हम उसको थोड़ा सा जो है ना आगे चल के करेंगे, अभी नहीं। अच्छा, एक ये वाली हमारी कंडीशन हो गई कि भाई अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आप क्या रिटर्न कर दो, एरर। सही है, सही किया ना हमने ये गलत है? गलत है? क्यों गलत है? सही है ना भाई? हम तो अभी रजिस्टर पे काम कर रहे हैं ना। अगर यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर कर रहा है तो हमने उसको रजिस्टर करने नहीं देना। हमने तो उसको बोलना है भाई आप ऑलरेडी रजिस्टर हो। यही होता है ना, अगर आप जीमेल से दोबारा एक और जीमेल से आप लॉगिन बनाने मतलब अकाउंट बनाने जाते हो, या दोबारा किसी और ईमेल से आप एक और फेसबुक का अकाउंट बनाओगे, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे, तो आपको हमेशा यही बोलेगा कि आपका क्या है, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना। तो यही मैसेज दिखा रहा है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट या रजिस्टर्ड है, कुछ भी आप मैसेज दिखा सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके हिसाब से क्या नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा? क्या होगा? यूज़र की डिटेल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और कोई? आप कोई कंडीशन लगा सकते हैं या कुछ और आपके जहन में आ रहा हो कि नहीं यार इसको ऐसे करना चाहिए हमें? सिंपल मैकेनिज्म है। आपकी लॉजिक आप सबके अपने अपने से दिमाग की जो है ना सब अलग अलग सोच रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो ये एक्स्ट्रा आएगा कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए इसको, कि यूज़र को हम ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दें किसी बेस के ऊपर, या कुछ नहीं रिस्ट्रिक्ट करना तो आगे क्या प्रोसेस होगा, क्या नेक्स्ट स्टेप? जल्दी बताओ। नहीं आ रहा किसी को भी? किसी का दिमाग नहीं चल रहा? अच्छा देखो, एक लॉजिक तो हमने बना दी है, लगा दी है। ठीक है, यही मेन लॉजिक होती है रजिस्टर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रजिस्टर को सॉरी यूज़र को रजिस्टर करने वाला प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ती है। पहली चीज़ जो हम करेंगे उसका पासवर्ड चेंज करेंगे। पहली चीज़, क्योंकि उसका पासवर्ड अभी एक प्लेन टेक्स्ट के अंदर आया होगा। ठीक है, जैसे अभी हम अगर हमारा देख रहे हैं तो हमने क्या पासवर्ड डाला हुआ है? ठीक है, कुछ नंबर्स डाले हुए, ये पासवर्ड है। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ ये बात, अगर किसी को नहीं पता तो वो भी समझ ले कि पासवर्ड कभी भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट में फॉर्म सेव नहीं होता। अगर आपके प्लेन टेक्स्ट में सेव हो गया तो आपका डेटाबेस गया, तो सबके अलग लग जाएंगे। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, शायद वो बैंक की एप्लीकेशन हो अगर आपकी, तो फिर तो सारा पैसा गया। सही है ना? सिंपल सी बात है, बैंक की अगर एप्लीकेशन है और आपका प्लेन टेक्स्ट सेव हो रहा है अगर डेटाबेस के अंदर, और ये क्राइम है, मैं आपको बता दूं, ये क्राइम है। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी ट्रक से उड़ा के चले जाते हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता तो आपको क्या पकड़ेंगे वो। लेकिन इंटरनेशनली ये मिलियन डॉलर का क्राइम है, इसकी जो है ना फाइन है, और तो 2-3 साल की सज़ा भी है जेल के अंदर, डेवलपर को जो ऐसा काम कर रहा है, या कंपनी को भी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, तो कभी ज़िंदगी में ऐसी हरकत नहीं करना। कोशिश करना जब भी ऐसा काम करना हो तो प्रॉपर सिक्योरिटी के, चूँकि आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते लेकिन बाहर वाले प्रोटोकॉल पे चलते हैं। उनके अपने मैकेनिज्म्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करी हुई है। आप जाहिर सी बात है उनके लिए काम करोगे तो उनके हिसाब से काम करोगे। सही है। तो अब जैसे उनका एक कॉन्सेप्ट होता है हीपा कंप्लायंस का, शायद किसी ने नाम सुना हो। कितने लोगों ने सुना है? आपने सुना है? क्या होता है हीपा कंप्लायंस? हीपा कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी है, जो कि एक मेनली ज़्यादातर मेडिकल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होती है। पेशेंट से रिलेटेड जो उनकी डिटेल्स वगैरह होती हैं वो कभी भी आपको शेयर ही नहीं करेगा। मेडिकल प्रोडक्ट पे कभी आपको काम करने को मिले ना, तो आपके पास कभी भी पेशेंट की डिटेल्स कभी आएगी नहीं। उसका पूरा डाटा इनक्रिप्ट होता है, पूरा डाटा इनक्रिप्ट होता है उसका। ठीक है, तो वो इतना इतना ख्याल रखते हैं अपनी चीज़ों का। सही है, तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी हैं तो फिर तो आप तो गए। ठीक है, ऐसा ना हो अमेरिका से आपके लिए जो है ना डाला आ रहा हो। हाँ, नहीं आएगा।
आ जाएगा, मेरे कैसे डाला ही आएगा। अच्छा, तो अब नेक्स्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया, हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड को इनके हैश में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली बी क्रिप्ट हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, बी क्रिप्ट, ठीक है। अब ये बी क्रिप्ट क्या है, इसके पीछे अल्गोरिथम चलते हैं, अगर आपने पढ़े हो आर एस एच ए, आर एस एस एच ए 256 पढ़े हैं आप लोगों ने ये? यूनिवर्सिटी वाले अगर होंगे तो उनको पता होगा ये बात, या नहीं पता? हाँ भाई, नहीं पढ़ा? यूनिवर्सिटी में किसी ने नहीं पढ़ा ये चीज़? हैरत की बात है। तो खैर, ये क्रिप्टोग्राफी या आपके जो है साइबर सिक्योरिटी के अल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। आर एस ए इंक्रिप्शन, एस एच ए, ठीक है। मतलब ये एक प्रॉपर आपके पास ना, जैसे ये दिखा रहा है ना आपको, कि प्लेन टेक्स्ट आता है, हैशिंग होती है, फिर आपको हैश आउटपुट मिल जाता है। सिंपल फॉर्मेटिंग के अंदर ये भी मैथ्स का एक एल्गोरिथम है, ठीक है। जो मैथ्स का एल्गोरिथम है, जो इन चीज़ों पे काम करता है और इस चीज़ को जो है ना इनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट भी यही करता है, ठीक है। तो यही एल्गोरिथम यूज़ होते हैं हमारे पास अपना, आपके पास इस बीक्रिप्ट लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। हम बीक्रिप्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको अपने हिसाब से बनाते भी हैं, ठीक है। इसमें एक हमारे पास आता है क्रिप्टोग्राफी का, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। कुछ लोग इसको कस्टम भी अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, तो वो क्रिप्टोग्राफी का इस एल्गोरिथम को यूज़ करके खुद से बना लेते हैं, सही है। ये भी फंक्शंस ही प्रोवाइड करता है बनाने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा आपके हाथ में जो है ना इसकी कस्टमाइजेबल है चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जो हैशिंग एल्गोरिथम यानी कि जो बिक्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। यार बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो, इधर देख लो, सुन लो। आप देख लो इसकी वीकली डाउनलोड्स। अच्छा, कोई भी npm पैकेज आप इंस्टॉल करो ना, दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। एक तो देखना उसकी वीकली डाउनलोड्स कितने हैं, ठीक है। दूसरा आप देखना कि वो लास्ट पब्लिश कब हुआ था, ठीक है। अगर तो ये 2-3 साल वाला है तो फिर ये आप पे काम का नहीं है। ये आपको बहुत पंचायत डाल देगा, इतना घुमा देगा, क्योंकि आपके वर्जन अपडेट होते रहेंगे, नोट के वर्जन अपडेट हो जाएगा, किसी और का हो जाएगा, और ये अपडेट नहीं होता है उस हिसाब से, ये आपको बहुत तंग करेगा। तो कोई भी पैकेज यूज़ करो, हमेशा इस चीज़ को वेरीफाई करना कि उसकी पब्लिश डेट क्या है। 1 साल के अंदर अंदर है, बेस्ट है, ठीक है, चल जाएगा। दूसरा, वीकली डाउनलोड उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वीकली डाउनलोड्स बहुत डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि वो कितना उस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, सही है। तो ये आपके लिए ना बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप कोई ऐसे पैकेज इंस्टॉल कर लेते हो, जो कि सम टाइम ऐसा होता है कोई आपके पास अलग से कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम आता है, आपको कोई पैकेज मिलता है, इंटरनेट पर सर्च करते हो और आप इसको इंस्टॉल करने बैठते हो। तो ये दो चीज़ें अगर आप पहले नहीं देख पाते, और वो चीज़ वीकली डाउनलोड उसके बिल्कुल ही कम होते हैं, मतलब 1000 है, 2000 है वीकली डाउनलोड्स, ये बिल्कुल ही लेस आते हैं, मतलब ये तो है ही नहीं, होना होने के बराबर वाली चीज़ है। फिर पब्लिश भी वो हुआ हुआ है, वो तकरीबन कोई 2 साल 3 साल पहले का वो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मसला क्रिएट कर देगा काम करते हुए, ठीक है। एरर जितने आएंगे आप फंसे रह जाओगे उसके अंदर, तो बेहतर ये कि आप उस पैकेज को कभी इस्तेमाल करना ही नहीं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करना उसका, कि कोई ऑल्टरनेटिव उसका कोई आपको रीसेंट पैकेज वगैरह मिल जाए, या एटलीस्ट अपडेटेड तो हो। क्या कर लेगा? एनवीएम से आपको डाउनलोड जाना पड़ेगा ना नोड जेएस के ऊपर। कर लेगा, क्यों नहीं करेगा, तब कर लेगा मैनेज, लेकिन आपको डाउनलोड जाना क्यों है? आपकी एक लाइब्रेरी एक लेटेस्ट इस्तेमाल हो रही है, और एक आपकी ओल्ड वर्जन पे हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट आएगा, या तो लेटेस्ट इस्तेमाल करोगे या उस पर करोगे। जब आप डाउनलोड पे जाओगे तो लेटेस्ट पंगा डाल देगी, समझ आई बात? या तो अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो फिर आप उसके बाद जितने भी डाउनलोड आपके वर्जन है, मिसाल तौर पर अभी क्या चल रहा है, 24 चल रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, और आप ले लेते हो 18, ये शायद 18 से आप चूंकि अभी देखोगे तो आप जितने भी अपडेटेड है, वो उन लोगों ने भी बोला हुआ है कि भाई 20 से अबव ही आप इस्तेमाल करो, 20 से नीचे ना जाना। ये मसला ये है कि वर्जन के इशूज आ जाएंगे। अगर आपने 18 यूज़ कर लिया, 16 यूज़ कर लिया, तो इनके अपने एक जो है ना वर्जन के हिसाब से जो है ना एल्गोरिथम्स थे, अपने हिसाब से इनके पैकेजेस थे।
अब अगर आप लेटेस्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको जो है ना 24 23 पे रखना पड़ेगा अपने नोट वर्जन को। फिर आप अगर उसमें ओल्ड यूज़ करोगे, आप बोलोगे मैं डाउनवर्ड चला जाता हूँ, बस सही है, आप 18 पे चले गए, तो लेटेस्ट चीज़ें वो ख़राब हो जाएंगी फिर, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट को आपने जो है ना आने देना ही नहीं है। तो या तो आप पूरा लेटेस्ट इस्तेमाल करो या तो पूरा ओल्ड इस्तेमाल करो। ओल्ड ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो फिर आपके लिए बाद में और पंचायतें शुरू हो जाएंगी। उसका अपडेट वर्जन देखो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये वर्जन अपडेट हुआ है ना, ये बता रहे ना लास्ट मंथ 8 मंथ्स पहले, ठीक है, तो ये इन्होंने लास्ट पब्लिश किया हुआ है, तो ये आप मतलब आपके पास चलेगा, ठीक है, ओके चलेगा। लेकिन अगर यही तकरीबन कोई आपके पास 3 4 साल पुराना होता तो वहाँ पंचायत आ सकती थी, क्योंकि वर्जन अपडेट होता रहेगा, ये अपडेट नहीं हो रहा है। ये लाइब्रेरी जिसने बनाई है वो अपडेट नहीं कर रहा उसको, अगर वो मर गया, खप गया, कहीं सो गया, निकल लिया, आपका काम खराब हो जाएगा इस चक्कर में। सही है। अच्छा खैर, हमने अभी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब इसके कुछ एल्गोरिथम होते हैं आपके पास। पहले तो आप इसको क्या करोगे, bcrypt को आप जो है इंपोर्ट कर लोगे। एक आपका सॉल्ट राउंड डिपेंड करता है आपके हैशिंग के एल्गोरिथम्स पे। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डिपेंड कर रही है एल्गोरिथम के ऊपर, तो उसमें हम बताते हैं कि भाई ये 10 है या 11 है, 12 है, 13 है। मेनली लोग नॉर्मली, यार ये एल्गोरिथम के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कितना उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, किस हिसाब से रखना है, उस हिसाब से रखता है ये, ठीक है। यानी कि अगर मैं 10 रखूंगा तो उसका हैशिंग अलग तरीके जनरेट होगा, अगर मैं 12 रखूंगा तो उसका हैशिंग फॉर्मेट अलग तरीके जनरेट होगा। हैश जनरेट होगा 19 जो है ना डिजिट्स का प्रॉपर, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो चेंज करता जाएगा अपने मैकेनिज्म को। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपने 10 रखा है तो फिर आपको इनक्रिप्ट करने के लिए भी आपको 10 ही चाहिए। मतलब इनक्रिप्ट आपने किया है तो फिर आप जब डिक्रिप्ट करने जाओगे, आपने डाला भाई एल्गोरिथम 10, आप वहां पे कर रहे हो 12 से, कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि एल्गोरिथम का जो पीछे की जो मैथ्स है वो उसको चेंज कर देता है पूरी वो। तो जो फॉर्मेटिंग है, यानी कि अगर मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई एक दो लेटर आएंगे, उसके बाद एक स्पेशल लेटर आ जाएगा, फिर उसके बाद एक 3 लेटर्स के बाद नंबर आ जाएगा। एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि ये इस तरह काम कर रहा है। तो जब आप 12 दे दोगे तो फिर वो इस तरह काम नहीं करेगा, फिर वो क्या करेगा, 2 लेटर के बाद एक नंबर देगा, फिर 2 लेटर के बाद एक जो है ना एक स्पेशल कैरेक्टर दे देगा। तो कभी भी आपका कोड डिक्रिप्ट नहीं हो सकेगा उसकी बेस पे। तो या तो दोनों सेम रखने पड़ेंगे आपको, ये इनक्रिप्ट करते हुए भी और डिक्रिप्ट करते हुए। डिक्रिप्ट क्यों करना है, क्योंकि हमें पासवर्ड चेक करना है कि हमारे पास ये बंदा एग्जिस्ट करता नहीं करता। वो हम देखेंगे डिक्रिप्ट क्या करेंगे। डिक्रिप्ट से मुराद होता है कंपेयर करेंगे हम बेसिकली, इसका पासवर्ड डाल के और हमारा पासवर्ड जो होगा, जो हमने यूजर से लिया होगा, जब वो कंपेयर कर लेगा कि हाँ भाई ये दोनों पासवर्ड मैच हो रहे हैं, तो ही हम उसको एक्सेस देते हैं लॉगिन के अंदर। अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। तो ये बी क्रिप्ट हो गया, एक सॉल्ट राउंड हो गया, एक आपका प्लेन टेक्स्ट हो गया, सिंपल सा, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक तो ये है टू हैश आ पासवर्ड, बी क्रिप्ट टू हैश, ये बिल्कुल आसान है, आप इसको यूज कर लो। बी क्रिप्ट डॉट हैश, अल्गोरिथम आ गया, इसके अंदर आप अपना पासवर्ड भेज दोगे जो आपका यूजर ने पासवर्ड डाला है, दूसरा आप बता दोगे उसको सॉल्ट राउंड्स, ठीक है। यानी कि हमारी कंडीशन के अंदर ऐसा हो गया कि मैं लिखता हूँ कॉन्स हैश पासवर्ड, ठीक है, इक्वल टू बी क्रिप्ट। मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया ना, ओ इंस्टॉल तो कर दिया मैंने, इंपोर्ट मैंने नहीं किया है ना। बी क्रिप्ट ही है, ठीक है। तो मैं यूज़ करूँगा बी क्रिप्ट डॉट, देखो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है गेट राउंड हैश सिंक, मैं यहाँ पे सिंपल हैश करूँगा। अब ये मुझे बताएगा कि भाई हैश के अंदर मेरे पास क्या आएगा, डेटा, यानी कि मेरे पास जाएगा पासवर्ड कॉमा, अब राउंड पूछ रहा है मुझसे। अब राउंड में अगर फिक्स रख लेता हूँ, जैसे मैं 10 ही रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं कॉल करता हूँ उसको, कॉन्स सॉरी कंसोल डॉट लॉग हैश पासवर्ड, वेट आएगा यहाँ पे, सही है। हम्म, हमारा सिस्टम चल रहा है ना, चल रहा है। अब हम ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एरर आ रहा है, ठीक है, कैन नॉट, अच्छा ओके, वहाँ पे मसला आ रहा है, सही है, इसको हम देख लेते हैं।
ये देखो हमारा पासवर्ड आ गया हमारे पास, देख रहे हो? ये आपका जो पासवर्ड मैंने अभी डाला हुआ था 11 का, ये उसका एक पूरा हैश फॉर्मेट उसने आपको जनरेट करके दे दिया। ठीक है, अब इसको हम अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो उसको फिर हम नमाज के बाद आगे देखते हैं। हम लोगों ने हैश जनरेट कर लिया, सही है। तो bcrypt डॉट हैश से हमारे पास एक पासवर्ड, यानी कि हमारे पासवर्ड को उसने हैश में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम्म कंपेयर क्यों कराएंगे? पहले आपका सवाल जो आप बोल रहे हो, कंपेयर लॉगिन के टाइम पे होगा, इस टाइम पे लॉगिन नहीं हो सकता। हाँ, अब क्या करेंगे? डेटाबेस में सेव कर देंगे, डायरेक्ट सेव कर देंगे। फिर हैश में तो कर दिया ना हमने। अब हमारा काम हैश पे हो गया है ना, अब डायरेक्ट सेव कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे सेव करेंगे? कॉन्स्ट यूज़र, ठीक है, हम लगाएंगे अवेट यूज़र डॉट क्रिएट। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड देख लिया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, डेटाबेस में कोई भी डाटा एंट्री को क्रिएट करने के लिए मॉडल, और फिर उसका जो मेथड है उसके हिसाब से चल रहा है। तो अभी हमने मेथड कौन सा कॉल किया है? क्रिएट का। अब क्रिएट का मेथड यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा है कि भाई क्या हो सकता है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिया, इसलिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है ये, सही है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पास कर देंगे, है ना, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और पास कर देंगे नेम, ठीक है, और ईमेल। पासवर्ड के अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, हैश पासवर्ड भेजेंगे हमारा, ठीक है। और कुछ भेजेंगे? नहीं, और कुछ नहीं भेजेंगे हम, सही है, क्योंकि और हमारे पास कोई डाटा है नहीं। अदरवाइज अगर हमारे पास होता तो फिर हम भी पास कर देते। लेट्स सपोज अगर हमारे पास रोल होता तो हम रोल पास कर देते कि कौन सा रोल है इसका, एडमिन है या फिर ये जो है यूज़र है, मैनेजर है, जो भी रोल होता है इसका, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, सिंपल चीज़ है, हम लोगों ने रखा हुआ है नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, ये हमने काम कर दिया। यूज़र, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ यूज़र को तो हो जाएगा। अब ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ चल रही है या नहीं चल रही, सही है। सेंड करते हैं दोबारा। हमारे पास सेव हो गया है, सही है, सेव हो गया है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है एक, वो किस चीज़ की आ रही है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑथ कंट्रोल बनाया हुआ है ना, और यहाँ हमने यहाँ पे जो है ना ये कंडीशन लगाई हुई है, ये इसकी वजह से हमें अभी तंग कर रहा है अभी हमें, ठीक है। क्योंकि अभी हमने कुछ रिटर्न नहीं करा हुआ यहाँ से, जब हम रिटर्न करेंगे तो चीज़ें हट हो जाएंगी, अभी रिटर्न नहीं हुआ हुआ ना, ठीक है। तो यूज़र हमारे पास आ गया है, सही है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे यूज़र नेम। ये डबल रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस कंसोल का प्रॉब्लम है, ठीक है। नेम, सही है, ईमेल, पासवर्ड और आईडी। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये आपको कभी भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत वैसे है नहीं, ठीक है। क्रिएट अगर करना है तो आपके पास एक और लाइब्रेरी आती है, UUID4, ठीक है, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ये भी अब एक मैथ्स का अल्गोरिथम है। अच्छा, ये भी डेप्रिसिएटेड हो गई है, ये वाली होगी मेरे ख्याल से। ये 4 महीने वाली है ना, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, एक आईडी जनरेट करके दे देती है, सही है। तो कभी भी अगर आपको काम करना हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। वरना अगर बात की जाती है दूसरे डाटाबेस की, सीक्वल वगैरह की, जिसमें माई वगैरह होता है, तो उसमें लोग कुछ सीरियल नंबर पे भी चल रहे होते हैं, तो लोग उसको भी आईडी कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो आईडी तो आपकी जो है ना प्राइमरी की होती है,
ऐसा ही है ना? प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की क्या होता है? ठीक है। और यूनिक भी होती है, ठीक है। और कोई? और कोई आईडी कुछ और आपके जहन में चल रहा हो कि नहीं ऐसा भी हो सकता है? ठीक है। प्राइमरी की का मतलब ये है कि वो प्राइमरी सेकेंडरी समझते हैं ना आप, जो सब में पहले उसको चीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही होती है। आपके ऑब्जेक्ट की या आपके जो डाटा की जो मेन जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो आपकी आईडी होती है, ठीक है। यानी कि आईडी के बगैर काम हो ही नहीं सकता। अब आपकी एक आईडी जनरेट हो सकती है, एक ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, एक आप खुद बना लोगे, डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो लोग खुद भी बनाते हैं, आईडी जनरेट भी होती है, और सीरियल नंबर पे भी वो लोग रख रहे थे कि भाई ये तो इसकी आईडी जो है ना 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, फिर वो आज तक जहाँ तक डेटाबेस को जाता रहे वहाँ तक जाता रहे, तो ये भी होता है। लेकिन सीरियल नंबर में ज़्यादातर जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर से लोग अक्सर रखते नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोग रखते भी हैं, ठीक है, वो चीज़ में कंफर्टेबल भी होते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो आईडी है वो हमारी प्राइमरी की है, यानी कि वो हमारे एक ऑब्जेक्ट की जो है ना एक जान है काइंड ऑफ, ठीक है। और सारा काम उस बेस पे हम करते हैं। हमें कोई यूज़र फाइंड करना है, हम आईडी की बेस पे करते हैं। हमें कुछ करना है तो हम उस आईडी की बेस पे करते हैं। तो आईडी जो है ना आपकी प्रायोरिटी वाली चीज़ है, और उसको जो है ना आपको बहुत जो है ना समझ लो, आप एक जो वर्किंग है पूरी उसके अंदर, उसके बगैर काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ईमेल में भी हो सकता है, सारी चीज़ों पे हो सकता है, क्योंकि ईमेल भी यूनिक हो सकता है, ऐसा नहीं है ईमेल यूनिक नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। लेकिन आईडी आपकी एक बार जनरेट हो गई, वो दूसरे किसी को असाइन होती नहीं है। ईमेल लोगों की सेम हो सकती है और कोई ना कोई कर भी सकता है, आईडी ऐसा होता नहीं है अमूमन, ठीक है। यानी कि अगर एक आईडी यहाँ से जो जनरेट हो गई है, ठीक है, तो वो दोबारा जनरेट नहीं होगी, सही है, क्योंकि ये एल्गोरिथम है, सही है। ये जिस तरह चल रहा है, ये भी एक एल्गोरिथम चल रहा है जो आईडी जनरेट कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो तो इसने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, ये देख लो ना, पूरा पूरा इसने बताया हुआ है यहाँ पे, टाइम स्टैम्प कितनी 4 बिट्स है, यूआईडी रैंडम बिट्स 60 रैंडम बिट्स, भी पूरा मैथ्स का एल्गोरिथम चल रहा होता है जो कि एक आईडी नॉर्मल जनरेट करता है, ठीक है। हम मैथ डॉट रैंडम यूज़ नहीं करते, मैंने बताया भी था। क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि वो रिपीट करता है, ठीक है। उसका एल्गोरिथम ये होता है कि वो रिपीट करेगा, चाहे आप भले जितना बड़ा नंबर भी लिख दो, कहीं ना कहीं वो रिपीट कर ही देगा एक आईडी को, ये रिपीट नहीं करता, सही है। ये एल्गोरिथम ऐसे होता है। अच्छा, तो अब वापसी आते हैं, हमारे पास डेटाबेस में एंट्री हो गई है ना। अब हम ये काम ये करते हैं कि अब हमें ज़रूरत है समझने की टोकन। अब हमें चाहिए टोकन। क्या चाहिए? ये टोकन वाला टोकन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, हाँ ये है जेसन वेब टोकन, ठीक है। अब आप इसको जेसन वेब टोकन करो, उसकी वेबसाइट भी होती है JWT, ठीक है। अब हमें टोकन की नीड क्यों पड़ती है, पहला सवाल ये। कैसे? हमें टोकन के बगैर हम काम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, इसको एक्सप्लेन करो। कौन कह रहा है नहीं कर सकते? वो तुम शक्ल दिखा दे रहा, अपनी आप थे ना, जी बताओ क्यों नहीं कर सकते। टोकन डेटाबेस में सेव कराऊंगा मैं। थोड़ा सा ज़रा इसको और एक्सप्लेन करो, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात। ठीक है, सही है। नहीं, तो मेरा सवाल यही है ना कि टोकन के बगैर काम हो सकता है। आप कह रहे हो नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता? ये काम तो वैसे भी कर सकते हैं ना हम। टोकन की नीड क्या है, सवाल ये है। कैशे में स्टोर रहता है, ठीक है।
ठीक है, तो सेव कहाँ हो, डेटाबेस के अंदर, कैशे में हो, ब्राउज़र के ऊपर हो बेसिकली। जी, आप हाथ खड़ा करें ना, बोले बोले। ठीक है, सही है। हम्म, ठीक है, तो ये काम मैं रोल डायरेक्ट भेज के भी तो कर सकता हूँ। ईमेल और रोल में अगर साथ भेज देता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है भाई, मैं जैसे मेरी ईमेल है fareed@gmail.com, और मैंने रोल भी भेज दिया, वेरीफाई कर लिया उसने भाई, ठीक है ये फरीद है, इसका रोल तो मैंने डेटाबेस में सेव किया हुआ था, तो भाई ये तो एडमिन है, एडमिन अप्रूव हो गया, इसने मुझे एक्सेस दे दिया। टोकन की नीड यहाँ पे अभी भी नहीं आई। सिक्योरिटी के लिए होता है, कैसे सिक्योरिटी के लिए? टोकन से तो अटैक ज़्यादा अच्छा हो सकता है, टोकन से अटैक हो सकता है, आपको सही बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ये, बिल्कुल हो सकता है। बताता हूँ थोड़ी देर में। हाँ भाई, और कोई? आप में से बोल रहे थे ना कुछ, आपने क्या बोला था? ठीक है, ज़रूरत क्या है, ये तो स्टोर हो रहा है ना, मेरा सवाल ये ज़रूरत। हम्म, पेज पे नहीं रह सकते, ठीक है, बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, सही है। हम्म, हम्म, सही है, ठीक है, सही है, ये कुछ रिलेवेंट आंसर है थोड़ा बहुत। और कोई? क्या चेक करेगा? डेटाबेस से पहले चेक करेगा, सही है। हमें, मेरा सवाल ये देखो, जेसन वेब टोकन की जो ज़रूरत है वो क्यों है, पहला सवाल ये था मेरा, ठीक है। अब उसका रीज़न यही है कि आपने जवाब दिया, जो है ना, बार बार यूज़र लॉगिन नहीं करता। एक एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने बहुत ही कोई, मेरे ख्याल से शायद साल बाद जाके शायद आप जो है उसको लॉगिन करते होंगे दोबारा, अदरवाइज वो लॉग आउट होता ही नहीं है, सेक्शन एक्सपायर नहीं होता उसका, ऐसा ही है ना? सेक्शन एक्सपायर क्यों नहीं होता उसका? टाइम बढ़ाई भी होगी, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है मैक्स, उससे ऊपर नहीं आता वो। अगर एक्सेस टोकन अगर आप बना रहे हो तो उसकी लिमिट होती है 1 साल, मैक्स होती है उसकी 1 साल, ठीक है। JWT टोकन बनाने का मकसद है आपके डेटा को सिक्योरिटी, वो भी बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं से मना नहीं कर रहा, सिक्योरिटी है। दूसरा ये है कि यूज़र से बार बार, अब देखो, सिंपल सी मैंने एक बात करी थी पहले भी, कि सर्वर को नहीं पता कौन लॉगिन कर रहा है, सर्वर नहीं जानता। आप बोलते हो भाई मैं फरीद हूँ, सर्वर बोलेगा कौन फरीद है भाई तू, कौन, कैसे पता चलेगा उसको? तो आप उसको बोलोगे कि भाई मैं पहले भी आ चुका हूँ तुम्हारे पास, बोलेगा अच्छा भाई सबूत दिखाओ, तो फिर वो बेचता है टोकन साथ में, कि भाई ये मैं आया हुआ हूँ, ये मेरा टोकन है, देखो चेक करो ज़रा इसको। अच्छा, फिर वो लेता है टोकन और उसको करता है वेरीफाई, चेक करता है वो क्या ये यूज़र पहले भी आ चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है टोकन आप ही जनरेट कर लोगे, सही है, आप उसके साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश भी कर सकते हो, और करते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, तो वो चेक करेगा कि अच्छा भाई टोकन है, टोकन के अंदर उसके पास एक है, जो जब जब उसने टोकन जनरेट किया होता है ना, तो उसके पास एक की होती है, जिसकी बेस पर टोकन जनरेट होता है, इसको बोलते हैं सीक्रेट की, ठीक है, सीक्रेट की उसके पास होती है एक, क्योंकि वो सर्वर है उसके पास है, तो वो देखेगा कि अच्छा टोकन आया है, उसने बोला ठीक है, अब मैं सीक्रेट की डाल के चेक करता है उस चीज़ को
क्या ये टोकन मेरी ही एप्लीकेशन जनरेट हुआ है या किसी और की एप्लीकेशन का इसने मुझे भेज दिया? समझ में आ रही बात? वो सीक्रेट की डालता है, वो चेक करता है, टोकन जाता है, टोकन बेसिकली क्या करता है, उसके डाटा को जो उसने एक इनकोड करके रखा था उसको डिकोड कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो डिकोड करता है सामने आया था कि भाई अच्छा इसकी आईडी ये है, अच्छा अगर उसमें नाम सेव है तो नाम भी हो सकता है, उस पर ईमेल सेव है तो ईमेल भी हो सकता है, अगर उसका रोल सेव है तो वो रोल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो भी उसने डाटा इनक्रिप्ट करने की कोशिश की इनकोड किया था वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा फौरन। बोलेगा हाँ ठीक है तुम पहले आ चुके हो, जो कि तुम्हारे मेरे जो है ना टोकन ने इसका आंसर दे दिया। अब आपके पास एक्सेस है कि आप उसकी प्रोफाइल पेज पे जा सकते हो, आप उसके दूसरे पेजेस को एक्सेस कर सकते हो जो कि उसने रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ था टोकन की बेस के ऊपर। ठीक है, तो टोकन सिक्योरिटी भी है और दूसरा आपके पास बार बार सर्वर को हिट करने की एक जो रिक्वेस्ट है उसको बचाता है। कैसे? अब मैं लॉगिन करता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने काम वाम किया कुछ भी, मैं चला रहा हूँ, सही है भाई मेरी ईमेल पासवर्ड लॉगिन है, अभी भूल जाओ अगर जिसमें टोकन नहीं है तो आप कैसे काम कर रहे हो? ठीक है, मैंने क्या बोला काम होता है, आपने बोला काम नहीं हो सकता, मैंने कहा काम हो सकता है, काम बिल्कुल हो सकता है। जेसन वेब टोकन का होना ना होना एक अलग कहानी है, अगर नहीं है तो उसके पीछे रीज़न है, और अगर है तो वो भी एक बड़ा रीज़न है, लेकिन अगर नहीं है काम तब भी हो सकता है, लेकिन काम फैल जाएगा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऐसे लो भाई जेसन टोकन एग्जिस्ट नहीं करता, आप आए, आपने लॉगिन किया आपने अपना ईमेल पासवर्ड डाला, आप लॉगिन हो गए, सब समझो अभी जेसन टोकन है ही नहीं ना, उसने चेक किया अच्छा भाई ईमेल जो है ना उसके पास डेटाबेस के अंदर है, उसने फॉरन एक्सेस दे दिया, आपको दे दिया। अब आप ये इस्तेमाल कर रहे हो, वो इस्तेमाल कर रहे हो, सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, सारी जो है ना स्लैश प्रोफाइल का फीड का राउट आप सब कुछ यूज़ कर रहे हो इजीली, आपके फॉलोअर्स कितने आप वो चेक कर रहे हो, सारे सभी सब आईडी की बेस पे हो रहा होता है ना ये, तो आप सब इजीली सब चेक कर पा रहे हो। ठीक है, अब ये इजीली चेक आप कैसे कर पा रहे हो, आप करना क्या पड़ेगा, जब आप उस राउट पे जाओगे हर बार वो आपसे आपका ईमेल पूछेगा, यानी कि फर्ज करो मैं लॉगिन हुआ, मैं स्टार्ट हो गया, अब मैं जाता हूँ अपने प्रोफाइल पेज के ऊपर, फेसबुक की एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है, उसको लेते हुए समझना, जहन में क्रिएट करना, मैं गया अपने प्रोफाइल पेज के ऊपर, वो मुझे जाने नहीं देगा, वो मुझे रोक के बोलेगा वापस ईमेल डालो अपनी, अब वापस पासवर्ड डालो, क्योंकि मैं ईमेल पासवर्ड अपने डेटाबेस में तो उसको एक्सेस दे चुका हूँ, लेकिन क्या मैंने उसको कैशे किया है कहीं? नहीं, और कैशे करा भी नहीं आता ईमेल पासवर्ड को कभी भी, याद रखना, मतलब मैं अपने ब्राउजर पर सेव कराऊंगा कभी भी ईमेल पासवर्ड को, भाई दूसरा पर्सन अगर कोई मेरा जो है ना ब्राउजर यूज़ करेगा तो उसको मिल जाएगा मेरा ईमेल कैशे के अंदर, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा हटा देते हैं इसको। अब प्रोफाइल पेज पे वो गया, वो आपसे पूछ रहा है दोबारा बताओ अपना ईमेल और पासवर्ड, आप बोलोगे यार अभी तो बता के आया था मैं तुझे, बोलेगा भाई नहीं ये राउट रिस्ट्रिक्टेड है, आपको बताना पड़ेगा मुझे, फिर आप उसको ईमेल पासवर्ड दोगे, तो फिर चेक करेगा हाँ ठीक है ये बंदा है, सही है, उसकी मेमोरी है शॉर्ट, उसको याद नहीं रहता आप कौन हो, आप उसको याददाश्त के लिए बार बार टोकन भेजते हो, भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरा एनआईसी है, ये देख ये देख ये मेरी पहचान है, ये मैंने आपसे जनरेट करवाया था, तो सर्वर को नहीं पता आप कौन हो और ना वो आपको जानता है, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम चेक करेगा, उसके बाद मेमोरी रीसेट खत्म, अगले नेक्स्ट राउंड पे आप जाओगे, प्रोफाइल के राउंड पे वो आपसे दोबारा पूछेगा ईमेल पासवर्ड, क्योंकि उसने रजिस्टर रखा हुआ है कि हर किसी को नहीं दिखाना, वो उसको दिखाना है जो हमारे पास डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, सही है। अब मैं चला गया भाई अपने फ्रेंड्स के ऊपर कि भाई फ्रेंड्स मेरे जो मेरी फ्रेंड्स की लिस्ट आ जाए, फिर मुझसे जाके पूछेगा भाई ईमेल पासवर्ड कौन हो भाई, बोलूँगा यार अभी तो बता के आया था मैं तुझे, कहेगा भाई दोबारा बताना पड़ेगा आपको, फिर आप उसको भेजोगे अपना ईमेल और पासवर्ड, दोबारा डालोगे उधर, फिर बोलेगा हाँ डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फिर वो आपको आंसर देगा कि अच्छा भाई आपकी फ्रेंड की लिस्ट है। तो ये जो प्रोसेस है अगर JWT के बगैर हो तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये काम कितना कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है और कितना मुश्किल होता जा रहा है, और यूज़र आपके पास आएगा ही नहीं, सही है ना, यूज़र बोलेगा यार बार बार थोड़ी पासवर्ड लॉगिन डालता रहूँगा मैं, इसका सॉल्यूशन निकालो, इसका कोई हल होगा तो वो निकालो कि भाई इसका हल क्या है, तो उसके हल निकले भाई ये हमारे पास निकलता है JWT, और दूसरा हमारे पास इसी की ऑल्टरनेटिव होता है सेक्शन स्टोरेज। ठीक है, दोनों सिमिलर काम करता है, सेक्शन टोकन और दोनों एक चीज़ एक जैसी चीज़ है, ठीक है, लेकिन दोनों की
वर्किंग पर्पस थोड़ा डिफरेंट है। अभी हम बात करते हैं जेसन वेब टोकन की। अब टोकन की एक फॉर्मेटिंग है, उसका एक एल्गोरिथम है, उस हिसाब से काम करता है वो। टोकन को डिजाइन किया गया कि भाई एक काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, जब यूजर लॉगिन करेगा ना तो हम उसको अपनी वेबसाइट के बेस पे एक पास दे देंगे। आप किसी इवेंट में जाते हैं ना तो वो आपको एक पास दे देता है। आप जब नेक्स्ट टाइम एंट्री लोगे, आप बाहर गए यार मैं तेरा चीज लेके आता हूँ, वापस जाओगे तो आपको वो दोबारा नहीं बोलेगा कि भाई पास का है तेरा, तो आपके पास पास होगा, आप दिखा चले आओगे, या आप दोबारा जाके दोबारा पास एंट्री करवा के दोबारा पास बनवाओगे? नहीं ना। अगर पास वाला सिस्टम नहीं है, दोबारा वापस आते हैं उसी सिस्टम के ऊपर, जेसन वेब टोकन नहीं है, पास वाला सिस्टम नहीं है, आप एंट्री लेके चले गए, उसने कुछ भी आपसे नहीं लिया, उसने आपसे सिर्फ आपका नाम वाम लिखा और आपको जान दे दिया अंदर। आपको याद आया यार मैं गाड़ी में तो बैग भूल गया, आप बाहर आए, आप जो है ना बैग लेने गए, वापस गए, बोलेगा भाई दोबारा एंट्री करानी पड़ेगी, बोलेगा तुम, आप बोलोगे उसको यार मैंने अभी तो एंट्री कराई है, बोलेगा नहीं भाई आपको दोबारा करानी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी रजिस्टर में चेक ही नहीं कर रहा, रजिस्टर में चेक ही नहीं कर रहा। अगर वो चेक करेगा तो बात अलग है, वो चेक ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है भाई आपको एंट्री करानी पड़ेगी तो आपको करानी पड़ेगी। आप वापस जाओगे, फिर एंट्री कराओगे, फिर अंदर चलाओगे, फिर आपको याद आया अबे यार वो तो लड़की तो बाहर ही बुलाया चलो फिर आप वापस जाओगे दोस्त यार को बुलाने के लिए, किसी को भी चीज को लाने के लिए, फिर आप आओगे, फिर आपसे पूछेगा वो। ऐसे तो आप तो बोलोगे यार मैं तुझे जाना ही नहीं है, मेरे अंदर जाना ही नहीं है मुझे। सही है। हाँ, ये देखो एक्सपो जा रहे हैं बेटा, एक्सपो जा रहे हैं, इवेंट में जा रहे हैं, ठीक है। खैर चलो, अब हम आते हैं वापस। अब हमारे पास जेसन वेब टोकन एक सॉल्यूशन है जो कि इस चीज को फिक्स कर रहा है। कैसे फिक्स कर रहा है? आपको वो एक पास दे रहा है जब आप उसके पास लॉग इन कर रहे हो कि भाई ये मेरा पास है, ये मैंने आपको पास दे दिया है, नेक्स्ट टाइम आप लॉग इन करो या आप मेरे किसी भी जो है ना एरिया पे या जाने कि मेरे जो राउट्स हैं उस पर एक्सक्यूज करोगे, आपको वापस दोबारा बताने की जरूरत नहीं है अपना नेम और ईमेल, मैं ऑटोमेटिकली सारी चीजें देख लूंगा। ऑटोमेटिकली कैसे? क्योंकि आप क्या करते हो, टोकन को हेडर के अंदर भेज रहे होते हो हमेशा, आपकी हर रिक्वेस्ट के अंदर आपका टोकन जा रहा होता है। यूजर को घंटा नहीं पता कैसे काम कर रही है चीज। आप फेसबुक चला रहे थे आज से 2 साल पहले, आपको घंटा नहीं पता था चीजें कैसे काम कर रही हैं, लेकिन आज आपको पता है ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। ऐसा ही है ना? आपको नहीं पता था कि जो है ना चीजें मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, तो आपको तो फर्क भी नहीं पड़ता था, आप आ रहे हो इसलिए इंजॉय कर रहे हो, फीड पे जा रहे हो, रील्स देख रहे हो, यूं कर रहे हो, बंद करके चले गए। उसके पीछे का मैकेनिज्म तो डेवलपर जानता है उस पर कैसे काम हो रहा है। तो वो क्या करके बैठा हुआ है भाई, वो आपकी हर एपीआई रिक्वेस्ट पे एक हेडर पास करता जा रहा है, और उस हेडर के अंदर ऑथराइजेशन के अंदर वो टोकन पास करता जा रहा है। वो टोकन आपकी रियल पहचान है। सही है। अब डिपेंड करता है एप्लीकेशन वाले पर कि वो टोकन किस बेस पर जनरेट करवाता है। अब फर्ज करो मेरी एप्लीकेशन है, मैं बोलता हूँ कि यार मुझे यूजर की सिर्फ आईडी चाहिए और उसका रोल, मुझे नहीं उसकी नेम ईमेल से फर्क नहीं पड़ता क्या है, तो मैं टोकन जनरेट करवा रहा हूँ। टोकन मेरा डेटा यानी कि जो मेरी आईडी है और जो मेरा रोल है, जैसे फर्ज करो मेरा रोल है एडमिन, तो आईडी और एडमिन उसकी बेस पे मैं एक टोकन जनरेट करूंगा और मेरे पास एक टोकन क्रिएट होके आ जाएगा। जब भी मैं लॉगिन करूंगा या मैं किसी भी राउट पे एड करूंगा, टोकन मुझे रिटर्न में वापस सर्वर पे भेजना पड़ेगा। सही है? समझ में आ रही बात? आप पोस्ट की रिक्वेस्ट कर रहे हो या आप गेट की रिक्वेस्ट कर रहे हो, टोकन आपका जा रहा है। आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, फेसबुक की मिसाल देते हैं ना, मैं उसी की मिसाल दे रहा हूँ। आप गए इंटरनेट पे, आपने फेसबुक खोला, आपने उस पर पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी, आपने पिक्चर अपलोड करी, अब आपने जो है ना कैप्शन वगैरह डाला, पोस्ट पे क्लिक करा, पोस्ट पे क्लिक करते हुए उसने आपका टोकन भेज दिया कि भाई मेरा नाम फरीद है, ये मेरी आईडी है, मेरा रोल एडमिन है, या मेरा रोल कुछ भी है, यूजर है, ठीक है। ये टोकन चला गया वहां पे। अब जो बीच में गार्ड खड़ा है, यानी कि आपका गार्ड कौन है, आपका सर्वर है, मिडिल मैन, जिसको मैंने इनिशियली कहा था कि सर्वर आपका मिडिल मैन होता है। उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम सिर्फ ये चीजें करना है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन। सर्वर कुछ नहीं करता, उसका काम है वेरिफिकेशन वैलिडेशन और डेटाबेस से कम्युनिकेशन, उसका काम है बस। यानी कि आपके पास जो गेट पे जो बंदा खड़ा होता है, किसी भी इवेंट में आप जाओ, किसी शादी वगैरह में जाओ, गेट पे खड़ा हुआ जो गार्ड है वो आपका सर्वर है। उसके बाद जो एंट्री आपकी होती है वो बात की, अंदर जो आपके पास जो है ना पूरा डेटाबेस है और सारी चीजें ही हैं, क्योंकि वो अगला काम डेटाबेस से ही काम करता है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन सर्वर सारी चीजें वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा। आपका टोकन गया, टोकन पहले आपका क्या होगा, कंपेयर होगा, यानी कि चेक होगा, वेरीफाई होगा, वेरीफाई होकर देखिएगा
मेरे पास सीक्रेट की है और फिर आपका टोकन डाल के चेक करेगा कि अच्छा ये टोकन मेरे पास ही जनरेट हुआ था, हाँ, क्योंकि वो इनकोड हो जाएगा। अगर तो वो उसका जो है ना सीक्रेट नहीं है तो कभी भी इनकोड नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता। तो उसका सीक्रेट की का जो है ना मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीक्रेट की और टोकन डाल के उसने वेरीफाई किया कि अच्छा भाई ये बंदा हमारे पास पहले आ चुका है और ये वैलिडेट है इस काम के लिए। वो आपकी फिर अगला काम वो करेगा फिर डेटाबेस से कम्युनिकेशन कि हाँ जाओ अब आप डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हो, और फिर वो क्या करेगा आपकी पोस्ट को क्रिएट की रिक्वेस्ट मारेगा और काम डन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जेसन वेब टोकन का काम सिक्योरिटी भी है और आपकी इस पंचायत से जान छुड़ाना भी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब टोकन हमारे पास होते हैं दो तरह के जनरेशन, एक एक्सेस टोकन होता है और दूसरा और कौन सा होता है? एक ही पड़ा है। दूसरा आपके पास होता है एक रिकवरी टोकन होता है आपके पास, ठीक है, जो उसका नाम सही से ध्यान में याद नहीं आ रहा लेकिन मेरे ख्याल से रिकवरी टोकन ही इसको कहते हैं, ठीक है। दो तरह के टोकन जनरेट होते हैं आपके पास, ठीक है। पहला टोकन एक्सेस टोकन, जो कि आपके पास उसकी एक्सपायरी है 1 साल की। जो आपके पास दूसरा टोकन जनरेट होता है जिसका रिकवरी वाला, या मुझे इसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेश टोकन, सॉरी, रिफ्रेश टोकन उसको बोलते हैं। रिफ्रेश टोकन जो होता है उसकी एक्सपायरी होती है 3 साल तक की मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब आप जो बार बार फेसबुक पे लॉगिन नहीं कर रहे हो उसका रीज़न ये है कि वो ऑटोमेटिकली उसने एक एपीआई बनाई हुई है, जैसे ही आपका टोकन एक्सपायर होगा एक ऑथ के अंदर ही एक और जो है ना एपी जो है ना आपका राउट चलता है रिफ्रेश टोकन को, यानी कि जो वेरीफाई करता है इस चीज़ को, जो कि आपके टोकन को दोबारा नया टोकन जनरेट करके देता है, लेकिन उसके लिए रिफ्रेश टोकन होना ज़रूरी है। ये बात समझ में आई है नहीं आई? नहीं आई? कितनों को आई है और कितनों को नहीं आई? मेजॉरिटी को नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब पहले सर्वर क्रिएट करा, ठीक है, आपने जब फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो आपके पास एक जनरेट होता है टोकन और दूसरा आपके पास होता है रिफ्रेश टोकन, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास जनरेट होती हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये आपके पास कब हो रही है? जब आप साइन अप कर रहे हो, ठीक है। टोकन भी वही है और रिफ्रेश टोकन भी वही है और बिल्कुल सिमिलर होता है। लास्ट के 2-4 चीजें जो है ना उसकी चेंजेस होती हैं, बाकी पूरा सिमिलर होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों जनरेट होंगे आपके पास। अच्छा, अब ये वाला जो टोकन है इसकी एक्सपायरी आपकी तकरीबन कितनी है, ठीक है, और इसकी कितनी है? 1 साल के टोकन की एक्सपायरी का मतलब ये नहीं है कि आप ये चले गई 1 साल तक। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि मैं इसको 3 सेकंड के अंदर भी इसको एक्सपायर कर सकता हूं। कैसे? ये दोबारा रीजनरेट होगा। यानी कि फर्ज करो आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन हो या फेसबुक पे लॉगिन हो, अपने वेब पेज पे जाना और उसके जो है ना कुकीज में चेक करना, डाटा कुछ ना कुछ आपके पास टोकन सेव होगा, उसका क्लियर डाटा कर देना। लॉग आउट कर देगा वो, लॉग आउट करेगा ना, क्योंकि वो करेगा लॉग आउट, क्योंकि उसको टोकन नहीं मिलेगा, टोकन नहीं मिला वो लॉग आउट कर देगा, टोकन आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप जब दोबारा लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते हुए दोबारा टोकन जनरेट करता है, नया टोकन जो दोबारा आपको भेजेगा और दोबारा वहां सेव करेगा। समझ में आई वाली बात? आई है नहीं आई? ग्रेट। तो इस टोकन की मैक्स एक्सपायरी 1 साल है, ठीक है, लेकिन ये 3 मिनट के अंदर भी हो सकता है, ये 5 घंटे में भी हो सकता है, ये जितना दिल करे आपके ऊपर है कि आप अगर लॉग आउट कर देते हो तो ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। फिर ये अगला टोकन आपको डिफरेंट मिलेगा, जनरेट हुआ डिफरेंट मिलेगा, सही है, डेटा तो वही होगा लेकिन टोकन आपका दूसरा होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, बता दो सही, कौन बोल रहा है? हाँ, अब आप बताओ कैसे होगा, क्योंकि अब आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास 2 आईडीज है, एक तरफ मैं लॉगिन कर रहा हूँ एक आईडी से, वहां पे टोकन जनरेट होकर आ गया, दूसरा टोकन आपके पास जनरेट होकर आ रहा है, दूसरी दूसरी वहां पर लॉगिन करोगे वहां पे भी दूसरा टोकन लॉगिन होगा,
हाँ, लेकिन जनरेट कैसे कैसे हो रहे हैं ये, किस बेस पे हो रहे हैं ये रिफ्रेश टोकन की बेस पे होते हैं। रिफ्रेश टोकन का मतलब है ये टोकन 3 साल की एक्सपायरी है ना इसकी, ये आपके पास सेव होता है डेटाबेस के अंदर। रिफ्रेश टोकन आपका डेटाबेस में यूजर मॉडल के अंदर टोकन के अंदर सेव होता है। जो मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं आपको इसलिए मैंने पहले बताया नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इजीली समझाते हैं। तो ये टोकन आपकी असल पहचान होती है। ये बार बार लेके जाएगा, इसको भी कॉल भेजेगा, और आपका आने वाला जो टोकन है, जो नया जो टोकन जनरेट कर रहा है, या शायद आपका जो पुराना टोकन आ रहा है, ये उसकी बेस पे नया टोकन जनरेट हमेशा रिफ्रेश टोकन की बेस पे होगा। एक बार जनरेट हो गया टोकन, ठीक है, उसके बाद दोबारा जनरेट होता है, वो ऐसे जनरेट नहीं होता, वो बार बार चेक करता है रिफ्रेश टोकन के बेस पे। टोकन मल्टीपल जनरेट हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते, लेकिन टोकन में मसले भी बहुत है। जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, या बड़े जो आपके जो कह लो आप जो सिस्टम्स होते हैं, वो कभी भी टोकन क्लाइंट पे भेजते ही नहीं है। पता है आपको, वो टोकन जो आपको क्लाइंट पे लगा रहा होता है, वो टोकन ये वाला टोकन नहीं होता है, वो उसको भी अलग करके तरीके से भेजते हैं उसको भी। अब वो एक अलग टॉपिक चला आएगा, लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, उसको मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन उसको भी सिक्योर करके भेजते हैं कि हमारा टोकन क्लाइंट पे जाए ही ना। क्योंकि आपके टोकन के अंदर आपके पास आपकी सारी डिटेल्स हैं उसके अंदर। मैं एक मिसाल देता हूं बैंक सिस्टम की। आपका अकाउंट नंबर, उस आपका पासवर्ड भी हो सकता है अगर उन्होंने सेव किया हुआ बैकएंड वाले ने, ये तो उस पर डिपेंड करता है, आपको तो नहीं पता। आपको पता है ये बात, आप तो इजीली लॉगिन साइन अप कर रहे हो, लेकिन हो सकता है उसने पासवर्ड सेव किया हो, चलो नहीं भी किया हो, ईमेल क्या रही होगी, ईमेल निकली होगी, अकाउंट नंबर होगा, यूजर नेम होगा। बैंक वाले तो वैसी सारी चीजें करने का जानते हैं, वो आपका अकाउंट खोल सकते हैं इजीली। कैसे खोल लेते हो आपका अकाउंट? आपने डेटा इतना दिया हुआ है उनको, उनके पास सारी चीजें हैं, वो सब सब काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगर टोकन किसी के हाथ लग जाए और उसको अगर पता चल गया कि आपकी सिक्योरिटी की क्या थी, ये तो बैकएंड का बंदा जानता है सिक्योरिटी की क्या है, समझ में आ रही बात? तो उसके लिए तो इजी है चोरी करना। आपकी चीजें उसके हाथ में लग जाएंगी, नहीं लग जाएंगी? इजीली लग जाएंगी आपके हाथ में। तो ये बड़ा डिजिटल काम जितना आसान होता है उतना रिस्की भी है। तभी उसके लिए जो है ना पूरी टीम डिजाइन की जाती है साइबर सिक्योरिटी की, और सारी चीजें काम कर रहे होते हैं इन चीजों के ऊपर कि यूजर का डेटा सिक्योर रहे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन जितनी है उतना करने की करो, ठीक है। लेकिन अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो या आप चाहते हो कि यार मैं अपना फ्यूचर इसमें अच्छा करना चाहता हूँ, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ कि टक्कर देने वाले मार्केट में ना मिले, और ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर बैकएंड के अंदर, जो मैं जानता हूँ कि कराची के अंदर गिनती के लोग हैं जो बैकएंड में बड़े जानदार किस्म के लोग हैं, माने जाते हैं, ठीक है। उनका रीजन ये है कि वो लोग, अच्छी चीज उनकी है कि वो जो है ना बुक्स रीड करते हैं। बुक रीड्स कौन सी करते हैं? वो जितनी भी ये साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग से रिलेटेड होती है, क्योंकि जो भी वेब पे हैक हो रहा है उनको पता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी थी, या शायद मैंने आपको उससे पहले बताया था, एसक्यूएल इंजेक्शन का एक बताया था, डीडोस अटैक का, अगर आपको पता हो किसी को, तो वो भी एक अटैक है। तो ये सारे अटैक कहाँ से होते हैं? वेब ब्राउजर के थ्रू होते हैं। अब जिसको पता है कि यार ये अटैक ऐसे होता है, तो उसको सिक्योर करना भी आना चाहिए। तो अगर मैं एक बैकएंड अच्छा डेवलप कर रहा हूँ, अच्छा सिस्टम बना रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँ कि भाई मैं उसको सिक्योरिटी भी अच्छी प्रोवाइड करूँ, ताकि ऐसा काम ना हो। जैसे मैंने आपको एक्सुअल इंजेक्शन की मैंने एग्जांपल दी थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो सिर्फ इनपुट से क्यूरी भेज रहा था, और जो कि आपका सारा डाटा डिलीट कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, एक्स वाई जेड। डिलीट करना भी एक हैक ही है ना, उसको तो तफरी है। हैकर के लिए ये काम करना तफरी होता है, ये सही है। जरूरी नहीं है कि वो हर काम जो है ना पैसों के लिए कर रहा हो, वो ये तफरी भी है उसके लिए, एंजॉयमेंट है उसके लिए, आपके जो है ना नुकसान पहुंचाना, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिस्टम इतना सिक्योर है तो ये काम नहीं कर सकेगा, ऐसा ही है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैकएंड की भी ही आती है कि भाई बैकएंड डेवलपर इतना तो नॉलेजेबल हो कि अगर वेब पे कोई अटैक हो रहा है तो उसको पता हो कि यार अटैक है क्या, क्यों हो रहा है। जब उसको ये बात पता ही नहीं होगी तो वो सिक्योर घंटा करेगा। मिसाल है भाई, आपको पता है कि यार चोरी करने के लिए दरवाजे, हमारे पास इस घर में घुसने के 2 दरवाजे हैं, तो आप दरवाजों को अच्छे से लॉक करोगे ना, रॉड बिठा दोगे, कुछ भी करोगे, आप दरवाजा अच्छी तरीके से लॉक करोगे, सही है। तो आप डेवलपर हो, आपका मतलब आपका कोड है, आपको पता होगा कि यार यहां से अटैक हो सकता है और यहां से अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत अगर अच्छी बैकएंड में अगर काम करना है तो ये चीजें तो आपको सीखनी पड़ेंगी। साइबर सिक्योरिटी नहीं,
आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आपके वेब बेस पे क्या क्या अटैक्स होते हैं और उनको किस तरह फिक्स किया जा सकता है, किस तरह आप एज अ डेवलपर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो उनको। साइबर सिक्योरिटी तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो यही काम करते हैं, वो भी अटैकिंग करके ही सिक्योर करते हैं, उसको डिफेंस करते हैं, ठीक है। इथिकल हैकिंग भी होती है, साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग जो है ना डिफरेंट है, सेम नहीं है, लेकिन एक नेटवर्किंग एरिया में भी आती है, एक आपके पास इथिकल हैकिंग थोड़ा सा अलग चली जाती है। सिक्योरिटी जो बेसिकली प्रोवाइड करता है वो मेनली आपका साइबर सिक्योरिटी होता है, जो आपको जरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बैंक में आप देखोगे आपको अक्सर जॉब नजर आएंगे साइबर सिक्योरिटी की, वो हायरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है, मेनली उनका काम ये होता है कि डेटा को सिक्योर करना। खैर इसमें भी होता है, हमारे पास ब्लू टीम और रेड टीम होती है। रेड टीम का काम होता है जो अटैकिंग करती है, यानी कि आपके सिस्टम पे ही अपने जो उन्होंने बनाया उसी सिस्टम पे अटैक मारती है वो खुद, ताकि टेस्ट कर सके कि कितने अटैक करने की जगह है उसके पास, सही है, कि कितने एरियाज जिससे वो अटैक कर सकता है, सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। ब्लू टीम उसको सिक्योर कर रही होती है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट फील्ड है, सही है। खैर लेकिन मकसद ये है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। आपका टोकन, यानी कि आपका जो एक्सेस टोकन होता है एक, और एक होता है आपका रिफ्रेश टोकन। दो तरह के टोकन हम जनरेट करते हैं साइन अप करते हुए, ये काम करते हैं हम। एक रिफ्रेश टोकन जनरेट करते हैं और एक हम करते हैं टोकन, ठीक है। एक्सेस टोकन वो है जो कि हम यूजर को भेज देंगे, किसके ऊपर, उसको रिक्वेस्ट के ऊपर, ये रिटर्न में हम भेज देंगे। सम टाइम हम रिफ्रेश टोकन भी भेज देते हैं, लेकिन रिफ्रेश टोकन आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज वो भी बार बार रीजनरेट हो रहा होगा हर साइन अप पे, हर लॉगिन पे भी हो सकता है वैसे वो। रिफ्रेश टोकन आपके पास सिंपल वर्ड के अंदर, मैंने आपको बताया ना फेसबुक चल रहा है आपके पास, फेसबुक चलते चलते आपके पास लॉग आउट हो गया, एक मिसाल है, ठीक है। तो वो लॉग आउट क्यों हुआ है कि आपका सेक्शन एक्सपायर हो गया, आपका टोकन एक्सपायर हो गया। मैं मिसाल, मैं ये नहीं कह रहा फेसबुक, अभी समझ लो आप जो है ना उसने एक लॉजिक लगाई हुई थी, एक महीने बाद एक्सपायर हो गया, ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ, एक महीने बाद एक्सपायर हो गया, आप दोबारा लॉगिन करोगे, दोबारा टोकन जनरेट होगा, फिर उसके बाद एक महीने की चीज़ आएगी, फिर दोबारा वो एक्सपायर हो जाएगा, वो लॉग आउट कर देगा। लेकिन फेसबुक आपका लॉग आउट नहीं होता, कहीं कहीं सालों तक लॉग आउट नहीं होता, नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि उसने एक एपीआई बनाई हुई होती है, जिसको मैंने बताया आपको, जो कि उसको टोकन को रिफ्रेश करती है। समझ में आई बात? टोकन को रिफ्रेश करती है, कैसे रिफ्रेश करती है? उस एक्सेस टोकन को जब वो एक्सपायर होता है, उसको एक एपीआई कॉल करती है रिफ्रेश टोकन के नाम से, ठीक है। आपके पास ऑथ के अंदर एक रिफ्रेश टोकन की जो है ना एपीआई होगी, जो कि आपका टोकन लेगी, और आपके पास रिफ्रेश टोकन होगा, वो दोनों लेगी। उसकी बेस पे वो दोबारा नया टोकन जनरेट करके दोबारा बेच चुकी होती है, आपको पता भी नहीं चल रहा, आपको जो है ना सिस्टम लॉग आउट भी नहीं हो रहा, लॉग आउट होने से पहले पहले सारा काम हो चुका है। यानी कि सेक्शन एक्सपायर हो जाता है तो अक्सर लॉग आउट हो जाता है, यही होता है ना। लेकिन वहां पे एक एपीआई ऐसी होती है जो कि विदाउट लॉग आउट करे, आपके पास सेक्शन एक्सपायर करते ही ये काम वो जनरेट कर देती है और टोकन दोबारा लाके सेव कर देती है। आपको लग रहा है कि आपका टोकन शायद 3-3 4-4 साल जो चल रहा है वो उसने बनाया हुआ है, नहीं, वो दोबारा से रिफ्रेश होता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है, टोकन नया जनरेट होता है, पुराने की बेस पे नया जनरेट होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही काम करता है। क्लियर है भाई? तो ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, आप समझ में आ गया ना आपको? अच्छा खैर, तो अब हम एक टोकन जनरेट करने के लिए हम जेसन वेब टोकन देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, इसको देख लो, ठीक है। अब टोकन काम कैसे कर रहा है जरा इसको समझ लो। ये टोकन का एक एल्गोरिथम है, ठीक है, ये बता रहा है HS256 टाइप JWT, ठीक है, ये एल्गोरिथम बता रहा है, एल्गोरिथम लिखा हुआ है यहाँ पे, सिग्नेचर ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। अब वो डीकोड कर रहा है एक पेलोड। पेलोड में क्या है? आपकी आईडी आ सकती है, आपका नाम, अगर आप एडमिन हो, या आपका कोई नंबर वगैरह कुछ भी है, ये आपका क्या है? डेटा है, सही है। ये बात समझ में आ गई सबको? नजर आ रहा है सबको? आपके पास क्या है? एक एल्गोरिथम है, उसके बाद आपके पास एक पेलोड है जो कि आप भेज रहे हो, ठीक है। उसके बाद उसने एक सीक्रेट की बेस पे कुछ ना कुछ जनरेट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका टोकन एक जनरेट हो रहा है, हो रहा है ना? ये टोकन कैसे जनरेट हो रहा है?
ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये क्या है, क्या लगता है आपको? सीक्रेट की है आपकी, मतलब आप क्या भाई, ये सीक्रेट की हमारी ये वाली है ना, मैं इसको कर देता हूँ एस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सिग्नेचर वेरिफिकेशन खेल इसने कहा और कहा रखी हुई है इसने, जनरेट एग्जाम्पल। अल्लाह का शुक्र। हाँ खोल दो, मेरे को गर्मी लग रही है। इसके अंदर जो है चेंजेस पहले होती थी, चेंजेस इसमें होती नहीं है क्या? इसमें एडिट नहीं होता यार, इसमें एडिट होता था। सही है। यहाँ पे पहले होता था, चलो इसको देख लेते हैं ऐसे। अच्छा यहाँ पे आप देखो ज़रा इसको, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक एल्गोरिथम है, ठीक है। बातें नहीं करो यार, इसको देख लो इधर, समझ लो इसको पहले। एल्गोरिथम क्या है आपका, HS 256 टाइप JWT। इसकी बेस पे आपके पास ये वाला एक कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये देख रहे हो आप, इन्होंने जो है ना इसको मार्क भी किया हुआ है। फिर आपके पास पेलोड होता है, यानी कि आपके पास जो पेलोड होता है ये उसका मार्क होता है आपके पास, ये उसका एक कोड जनरेट हो रहा है। फिर लास्ट में आपके पास जो वेरिफिकेशन सिग्नेचर होता है, यानी कि आपका जो सीक्रेट वगैरह होता है, उसकी बेस पे एक नीचे आपके पास इस तरह का जनरेट होता है। तो ये आपके पास पूरा टोकन 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक अलगोरिथम है आपका, बीच में पेलोड आ रहा है, उसके बाद आपका सीक्रेट की बेस पे, यानी कि आपका जो वेरीफाई सिग्नेचर है, जो सीक्रेट की बेस पे जो होता है काम, उसकी बेस पे आपके पास एक पूरा प्रॉपर टोकन जनरेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी अगर है तो ये हमारे पास क्या है, पेलोड का। अब ये पहले यहाँ पे ना एडिट होता था। अगर मैं इसको यहाँ से 0 से अगर 1 5 करता तो ये इसमें पूरे में चेंजेस आ जाती थी। अभी इन्होंने शायद यहाँ से बंद किया हुआ है, क्या है, वरना मैं आपको दिखा देता जिस करके, ठीक है। खैर, अब हम इसको जो है थोड़ा सा इंस्टॉल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वैसे इन्होंने शायद यहाँ पे कुछ दिया वो लाइब्रेरीज है। NPM से ही लेना पड़ेगा हमें, वहीं से ले लेते हैं। JWT, ठीक है। जेसन वेब टोकन पे हम चले जाते हैं। अब देखो ये इतना यूज केस इसका ज़्यादा है कि ये 24 डेज पहले जो है पब्लिश हुआ है, और वीकली डाउनलोड भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। NPM इंस्टॉल जेसन वेब टोकन हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें दो फंक्शन आते हैं हमारे पास, एक साइन अप का यानी साइनिंग का, और दूसरा आता है हमारे पास, नहीं वेरीफाई का होता है वो, JWT वेरीफाई, ठीक है। अभी इस टाइम पे हम क्या करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइनिंग करेंगे, सही है। इंस्टॉल हमारे पास हो चुका है, और इसको मैं हटा देता हूँ वापस से। अब यूज़र हमारे पास आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट टोकन, हाँ बिल्कुल इंपोर्ट कराएंगे, JWT इंपोर्ट
JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है, JWT डॉट साइनिंग साइनिंग, ठीक है। इसके अंदर हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, पेलोड, ठीक है। और आपके पास जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पे क्या आ रहा है, पेलोड आ रहा है, फिर सीक्रेट की आ रहा है, ठीक है। पेलोड हमारे पास क्या है, यूज़र है ना। लेकिन हमारे पास यूज़र के अंदर बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो हम उस सबको नहीं भेजेंगे ना, हम सिर्फ भेजेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं यहाँ पे से भेजूंगा यूज़र डॉट आईडी, आईडी ऐसे है ना हमारे पास, किस बारे में, नहीं नहीं, इस यूज़र की आईडी भेज रहा हूँ ना टोकन के अंदर। इसका ऑटो सेव बंद करूँ पहले मैं। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने अभी जनरेट किया ना इसको, कहाँ चला गया, तो हम इसकी आईडी भेजेंगे, ठीक है, और ईमेल भेज देते हैं, बस इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आईडी की बेस पे भी काफ़ी है, या नाम भी भेज सकते हैं हम। समझ में आई बात, नेम और आईडी हम दोनों भेज सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो तो आप भेजा हुआ है ना, हम बिल्कुल ऐसे ही भेज देंगे बिल्कुल। तो इसको भेज देते हैं हम, यूज़र आईडी यूज़र डॉट आईडी, सही है, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। या चलो ईमेल भी भेज देते हैं हम। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारा सीक्रेट की, ठीक है। अब सीक्रेट की आपके पास क्या है, इन्होंने यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है, आप कुछ भी डिफाइन कर दो। वैसे बेहतर होता है सीक्रेट की को आप हमेशा ENV में रखो, ठीक है। इसको हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एक आपके पास आता ही है, JWT सीक्रेट की जनरेटर, ठीक है। सही है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग में नहीं जाएगा, हाँ, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे प्रोसेस डॉट ENV डॉट क्या लिखा था नाम मैंने, JWT सीक्रेट, सीक्रेट रखा था, क्या रखा था, सीक्रेट की, बिल्कुल ले सकते हो आप। लेकिन बेहतर होता है कि आपके पास अगर ये चीज़ें, तो ये थोड़े से स्ट्रांग होते हैं कंपेयर आपके जो है, अगर आप नाम लिखना चाहो तो, ठीक है, उससे थोड़ा स्ट्रांग चीज़ है ये। अच्छा, फिर हमारे पास अगर हम देना चाहें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, आई थिंक एक्सपायरी होता है। इसमें मैं मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, एक्सपायरी, एक्सपायरन, ठीक है। उस पर हम डिफाइन क्या करते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए 1 आवर, सही है। नहीं नहीं, इसमें मेरे ख्याल से इसमें आता है, चलता है, आर में चलता है ये, नंबर्स भी है और MS स्ट्रिंग वैल्यू, यार ये आर में चलता तो है वैसे, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। फिर हम कर देंगे रिटर्न, क्योंकि हमारे पास आ चुका है। अब रिटर्न में हम भेज देंगे डेटा, ठीक है। तो रिटर्न में हम डेटा कैसे भेजेंगे, यूज़र, यूज़र आईडी भेज देते हम, सही है,
यूज़र आईडी हम भेज देते हैं, और हम क्या भेज देते हैं, यूज़र आईडी भेज देता हूँ, क्या भेज देते हैं, नेम भेज देंगे हम, ईमेल भेज देंगे, और टोकन, सही है, टोकन भेज देंगे। ये हमारे पास सर्विस है ना, तो हमें चाहिए यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर, तो हमारे पास अब डेटा के अंदर हमें मिल जाएगी ये चीज़। तो फिर जब डेटा में हमारे पास चीज़ आएगी तो हम यहाँ पे मैसेज के साथ, मैसेज को अगर हम भेज देते हैं यूज़र साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं इसको, और क्या होता है, मैसेज हो गया, इसके साथ मैं स्टेटस कोड भी भेज सकता हूँ, ठीक है, स्टेटस कोड जैसे कि इसका हो गया 201। जब भी हम डाटा कोई क्रिएट करेंगे तो स्टेटस कोड होता है हमारे पास 201, ठीक है, और इसके साथ हम भेज देंगे डेटा, ठीक है। दोबारा हम ट्राई करते हैं, ऑटो सेव मैंने बंद कर दिया ना इसका, बल्कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी तो भेज सकता हूँ, स्टेटस ये गलत भेज रहा था मैं। ठीक है, वापस आते हैं, अगर मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरे पास यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, चूँकि मेरे पास यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ फरीद, सही है, और पासवर्ड में मैं आगे एक और पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, सेंड करता हूँ, मेरे पास मैसेज आ गया, स्टेटस कोड आ गया, डेटा आ गया, यानी कि यूज़र की आईडी, नेम, ईमेल और टोकन। ये हमारा काम हो गया, किसका, रजिस्टर का, सही है। कोई सवाल है किसी का यहाँ पे किसी चीज़ से रिलेटेड, जल्दी बताओ, सवाल है या अब आगे चले हम। कॉन्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लॉगिन, ठीक है, तो मैं इस पूरे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमें सोचना ये है कि हम लॉगिन करते हुए क्या क्या भेजेंगे। हमारे पास बॉडी के अंदर सिर्फ ईमेल जाएगा और पासवर्ड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे सर्विस में और सर्विस के अंदर रजिस्टर सर्विस बनाई है, इसी तरह हम यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट लॉगिन सर्विस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, जैसे हमने यही काम किया बिल्कुल एग्जैक्ट काम करेंगे, और वैलिडेट करेंगे पहले तो हम किससे, अपने जॉय से जो हमने काम किया था, सही है। ट्राई कैच में डाल देते हैं इसको, इसके बाद हम यूज़ करेंगे जॉय का, अगर एरर है तो एरर आ जाएगा हमारे पास, लॉगिन स्कीमा डॉट वैलिडेट, और इसमें हम क्या पास कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अगर हमारे पास एरर है तो हम रिटर्न कर देंगे हमारे पास एरर जो भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि एरर अगर हमारे पास है तो हम कर देंगे भाई आपका मैसेज में जो भी एरर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारे पास मिसिंग है तो। और अगर नहीं है तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास होगा यही वाला कि हम आगे डेटा को पास कर देंगे, रजिस्टर सर्विस की जगह हम यूज़ करेंगे लॉगिन सर्विस, ठीक है। हाँ, नेम हम हटा देते हैं अभी, कॉमा,
लॉगिन सर्विस हमने शायद एक्सपोर्ट नहीं किया है, एक्सपोर्ट, ठीक है, और सेव भी नहीं किया इसको मैंने। लॉगिन सर्विस, नेम हट जाएगा हमारे पास, नेम नहीं है हमारे पास। लॉगिन सर्विस अवेट एसिंक हमने लगा दिया है। अवेट में क्या आ रहा है, नो इफेक्टेड नीड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको एसिंक किया नहीं है, ठीक है। सही है, सही किया ना हमने ये अभी तक। और इसी चीज़ को मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जिसमें भाई एरर आएगा तो मैं यहाँ से एरर भेज दूंगा, और अगर एरर नहीं आता तो 200 ओके की रिपोर्ट है भाई, स्टेटस कोड 200 होगा, क्योंकि अब हमारे पास हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम सिर्फ साइन अप करेंगे। अब ज़रा मुझे साइन अप का प्रोसेस आप बताओ कैसे करेंगे हम। ईमेल लेंगे हम यहाँ से और पासवर्ड, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे हम। कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे। अच्छा ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको जंच कराएंगे, चेक कराएंगे। यानी कि पहले हम चेक करें कि यूज़र हमारे पास है या कि नहीं है, ठीक है, यही चेक करना है ना हमें, ठीक है। तो हम फिर लगाएंगे एक कंडीशन इफ़, क्या लगाएंगे, ईमेल, ईमेल तो हमारे पास है, ठीक है। कंडीशन क्या होगी आगे, हैश पासवर्ड क्यों होगा, हैश पासवर्ड क्यों होगा। अभी हमने हैश पासवर्ड तो बात की कहानी है ना। अगर मेरे पास यूज़र चेक ही नहीं हुआ कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसने साइन अप अगर किया हुआ ही नहीं है, वो डायरेक्ट लॉगिन कर रहा है, तो फिर यूज़र मेरे पास डायरेक्ट लॉगिन कर रहा है, साइन अप नहीं किया हुआ, तो मैं हैश पासवर्ड चेक कैसे करा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पासवर्ड है ही नहीं। हैश पासवर्ड चेक होने के लिए आपके पास यूज़र का अपकमिंग पासवर्ड जो वो अभी भेज रहा है पेलोड से, और दूसरा जो मेरे पास डेटाबेस में सेव है, दोनों को कंपेयर कराना पड़ता है। ईमेल से चेक करेंगे कि हम यूज़र हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं। अभी हम फिलहाल ये काम करेंगे, ईमेल से चेक करेंगे। पासवर्ड क्यों चाहिए, पासवर्ड क्यों चाहिए आपको। आप एक प्लेटफॉर्म पे गए, आपने साइन अप नहीं किया हुआ, आप डायरेक्ट लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको एरर क्या बोलेगा, क्रिएट करो, क्रिएट योर अकाउंट, यही मैसेज देगा ना आपको। तो वो क्रिएट योर अकाउंट वो इस बेस पर चेक नहीं कर रहा पासवर्ड की बेस से, वो आपकी ईमेल की बेस पे चेक कर रहा है। अगर तो ईमेल आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा आप पासवर्ड डालोगे, फिर वो बाद में पासवर्ड चेक करेगा। अगर पासवर्ड मैच नहीं तो फिर आपको बोलेगा कि भाई पासवर्ड आपका, फिर आपका मैसेज आता है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, वो दोनों ही बता रहा होता है आपको, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो फिर आपको शक आता है या शायद मेरी ईमेल गलत है या मेरी पासवर्ड गलत है, फिर आप चेंज करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो अगर तो ईमेल रजिस्टर है तो हमने पहले काम चेक करना है, यूज़र रजिस्टर है तो ही एक्सेस देना है, बाकी तो बात काम बाद में ही होगा ना। तो पहले हमारा जो काम होगा, हम क्या चेक करेंगे कि यूज़र हमारे पास हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो ईमेल आ रही है, मैंने इसको, ये चीज़ें जो मैं लगा रहा हूँ ये जो है ना ज़रूरी है, आप भी लगा लिया करें, ठीक है। कंडीशन जितनी ज़्यादा होंगी उतना जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, वरना ये चीज़ें एरर्स जो है ना हट जाएगा। अच्छा, अब ईमेल अगर मेरे पास है तो अब मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट क्या यूज़ करूँगा, फाइंड यूज़ करूँगा, फाइंड वन यूज़ करूँगा। फाइंड वन में क्या डालूंगा मैं, ईमेल, सिंपल है। अब जाहिर सी बात है मेरे पास यूज़र रजिस्टर है अभी जिससे मैं लॉगिन करूंगा, ऐसा ही है ना, क्या नहीं है। मैं इसको लॉग करके चेक कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र, ठीक है। अभी हमने यहाँ से इसको सेट तो कर दिया, लेकिन हमने राउट पे भी सेट नहीं किया इसको, राउट हमारा अभी सेट नहीं हुआ है।
तो उस पर क्या जाएगा हमारे पास, लॉगिन, और यहाँ पे चले आएगा लॉगिन, ठीक है। क्या नाम था उसका, लॉगिन ही है, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया मैंने, एक्सपोर्ट लॉगिन, ठीक है। राउट के अंदर मेरे पास आ गया, क्लियर हो गई वाली बात। लॉगिन हमारे पास हो रहा है, अब हम लॉगिन की रिक्वेस्ट मार के चेक करेंगे, बातें नहीं करो यार, देखो इधर देख लो। लॉगिन सर्विस के अंदर हम लोगों ने ईमेल चेक कर ली, भाई ईमेल अगर है तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक नई राउट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ ख़राब ना हो हमारे पास, डोंट सेव, ठीक है। और इसको चेंज करेंगे पोस्ट पे। अक्सर लोग इस चीज़ पे गलती करते हैं, तो हमेशा इस पर जो है ना पहले काम करना है। आप जब भी पोस्टमैन पे आओ, सब में पहले अपना मेथड अपडेट करना है, सब में पहले। मैंने देखा है वो बच्चों को, वो गेट की अपडेट बता दिया, पोस्ट के मेथड चला जा रहा है, सर चल नहीं रहा। अभी देखो तो सही मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो, जल्दबाजी में होता है ना, गलती होती है। तो आपने हमेशा पहला काम करना है, मेथड देखना है, मेथड कौन सा यूज़ करना है। मेथड पोस्ट है, ठीक है। एपीआई रिक्वेस्ट कौन सी है हमारी, रजिस्टर की जगह हम क्या कर देंगे, लॉगिन, ठीक है। सही कर रहे हैं ना हम। बॉडी के अंदर हमें कुछ डाटा भेजना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डाटा, क्योंकि यही मैंने यूज़ किया था। तो मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डेटाबेस में दिखा देता हूँ हमारे पास डेटा सेव हुआ है कितना हुआ है। इसको मैं यहाँ से फाइंड, रीफेच का ऑप्शन कहाँ गया, रीफेच कहाँ पे, ये रहा। ठीक है भाई, दो एंटिटी हमारे पास सेव हो गई है, पासवर्ड और टोकन। क्योंकि टोकन हमने सेव नहीं किया तो टोकन हमें यहाँ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। पासवर्ड, नेम और सब चीज़ें हमारे पास बिल्कुल सेव हो चुकी है, ठीक है। यानी कि हमारे पास डेटाबेस में अब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि वो काम कर रही नहीं कर रही। मैंने वही ईमेल रखी हुई है, वही पासवर्ड है, नाम है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसकी, लॉगिन की, ठीक। हाँ ओके, नेम मुझे पास नहीं करना, ठीक है, नेम पास नहीं करना। सेंड में करता हूँ रिक्वेस्ट, एरर आ रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट आ चुकी है मेरे पास यहाँ पे, और इसने मेरे पास ऑब्जेक्ट निकाल के दे दिया है, सही है। मतलब यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है ना हमारे पास, ठीक है। तो जब यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है हम तभी काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं कर सकते। तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, कि अगर हमारे पास यूज़र नहीं है, सही है, यही करेंगे ना हम। तो हम क्या करेंगे, इसको बता रहा हूँ, एक मिनट। यूज़र नहीं है ना हमारे पास, अगर ईमेल नहीं, यूज़र, ईमेल हम चेक कर चुके हैं। देखो कंफ्यूज नहीं हो, बात को समझो। ये जो बातें जो कर रहे हैं, पहले ये बातें कम कर दो यार, समझ लो इसको। आपको अगर ज़्यादा आता है मुझसे यहाँ आ जाओ, सिखा दो, मुझे कोई मसला नहीं है, आ सकते हो, आ जाओ। अच्छा, अब ईमेल हमने चेक करा है डेटाबेस में, चेक करने के लिए कि ये बंदा हमारे पास डेटाबेस में है या नहीं है। डेटाबेस में बंदा है, बिल्कुल है। लेकिन अगर बाय चांस नहीं आता तो हमें तो बताना तो पड़ेगा ना उसको कि भाई आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, पहले अपना अकाउंट क्रिएट करो। तो उसके लिए मुझे एक मैसेज तो भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए कंडीशन लगेगी। देखो, आपने दोनों तरीके से सोचना है, ट्रू और फॉल्स दोनों तरीके से सोचना है। अगर यूज़र आए तो क्या दिखाना है, और अगर यूज़र नहीं है, क्योंकि यूज़र तो नहीं भी तो हो सकता है ना भाई, वही बंदा आके लॉगिन करना शुरू कर दे, कर सकता है। तो क्या मतलब है, आप उसको एक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, आप आगे प्रोसेस करना शुरू कर दोगे, आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। मैं आपको बता दूं इस चीज़ से, आपका राउट क्रैश कर जाएगा अगर ये कंडीशंस ना हो तो। जैसे आप देख सकते हो नीचे एरर्स आ रहे हैं, ये देख रहे हो, एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इस चीज़ को रिटर्न नहीं किया, सेट नहीं किया हुआ। अब इसी एरर की बेस पे मेरा जो ये एपीआई राउट था, ये कितना लंबा चला गया था, ये चलता जा रहा है, चलता रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो आगे उसको रिटर्न मिला ही नहीं है, वो रिटर्न कैसे करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, आपकी एप्लीकेशन, आपका राउट, ये चीज़ें क्रैश कर जाएंगी। तो बेहतर यही है कि आप ये चीज़ें ना करो, और एक बार सर्वर क्रैश होगा तो फिर आपको दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम नोटमॉन यूज़ कर रहे हैं ना। नोटमॉन इस्तेमाल होता है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन पे नहीं होता।
तो मैं आ रही बात, प्रोडक्शन पे ये चीज़ ऑटो रिफ्रेश पे नहीं चल रही होती, अगर क्रैश होगा तो आपको फिक्स करना पड़ेगा चीज़ों को। एक तो सर्वर एरर है, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा ना, ये चलता रहेगा वो। सर्वर अगर एरर आता है तो ये क्रैश कर रहा है, तो ये सर्वर एरर ही है देखा जाए तो, क्योंकि आपने लॉजिक नहीं लगाई हुई, आपने पर्पस नहीं उसको बिल्कुल रोका हुआ नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। तो आपको दोनों चीज़ सोचना है कि अगर यूज़र मेरे पास रजिस्टर है, लॉगिन कर रहा है, तो मुझे क्या दिखाना है, और अगर यूज़र रजिस्टर नहीं है और वो लॉगिन कर रहा है तो फिर उसको क्या दिखाना है। तो ये दोनों सिनेरियोज में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक हमारा काम हो गया, यानी कि हमने चेक तो कर लिया कि यूज़र हमारे पास लॉगिन तो है, लेकिन अगर मेरे पास यूज़र लॉगिन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिर्फ उसको सिंपल रिटर्न कर दूंगा जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, अब हम यहाँ क्या क्रिएट करेंगे, नहीं 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 नहीं, यूज़र नॉट एग्जिस्ट नहीं, क्या करेंगे इसको, प्लीज़ क्रिएट अ न्यू अकाउंट। हाँ, ऐसे कुछ कर सकते हैं हम लोग, क्रिएट क्रिएट अकाउंट, या क्रिएट अकाउंट, नहीं नहीं, न्यू अकाउंट क्यों बोलेंगे उसको हम। एरर क्या आता है अगर हम लॉगिन करते हैं तो हमें बोलता है प्लीज़ क्रिएट अकाउंट, ऐसे कुछ होता है मेरे ख्याल से, प्लीज़ क्रिएट अकाउंट। ठीक है, प्लीज़ क्रिएट अकाउंट, सही है। और इसका स्टेटस होगा मेरे ख्याल से 401, नहीं होगा, 401 ऑथराइज का होता है, अनऑथराइज, अनऑथराइज है नहीं हमारे पास, 401 होगा। कुछ कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब ये हमारे पास हमने कंडीशन लगा दी, इस पर रिटर्न मिल जाएगा, अगर नहीं करता तो फिर हम आगे प्रोसेस कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा कि अब हमें यूज़र मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, यूज़र तो हमारे पास एक्सेस कर रहा है, अब हम चेक करेंगे पासवर्ड, ईमेल मिल गई है, ईमेल को दोबारा चेक नहीं करना है क्योंकि ईमेल में ऊपर चेक कर चुका हूँ ना। अगर ईमेल मैंने यहाँ चेक कर ली है, इसका मतलब मुझे यूज़र मिल गया है, मुझे दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है ईमेल। अब मुझे सिर्फ चेक करना है पासवर्ड, क्योंकि मुझे पासवर्ड कंपेयर करना है उसका, जो उसने पासवर्ड डाला है क्या वो सही डाला है या गलत। सही है, पहला काम। अब हमारा काम ये है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, क्या स्टेप होगा भाई हमारा, कॉन्स्ट यूज़र पासवर्ड, या इसको कर देते हैं इज करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, इसमें हम यूज़ करेंगे अपना वही बीक्रिप्ट वाली चीज़, डॉट कंपेयर। कंपेयर के अंदर आपसे पूछ रहा है वो डेटा, यानी कि जो आपकी है दूसरा इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ मसला आने वाला है, हमें दोबारा साइन अप करना पड़ेगा और हमें स्ट्रिंग को कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारे पास है नहीं अभी इस टाइम पे, बल्कि नहीं हमने डेटाबेस में सेव तो किया है ना, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, मसला नहीं है। अच्छा, डेटा आपके पास स्ट्रिंग कौन सा है आपके पास भाई, यूज़र हमारे पास जो पासवर्ड भेज रहा है हम उसको पहले रखेंगे, ये हमारे पास पासवर्ड है, कॉमा, फिर हमारे पास इनक्रिप्टेड, हमारे पास कौन सा आ रहा है, हमारे पास इस यूज़र के अंदर आएगा यूज़र डॉट पासवर्ड। सही है, अब हम चेक करेंगे इसको कंसोल लॉग लगा के, इसमें रिटर्न में आपके पास आएगा ट्रू या फॉल्स करके। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस करेक्ट पासवर्ड रखा है। मेनली जब भी आपके पास कोई ट्रू फॉल्स वाली चीज़ हो तो आप उसको इस करके रखना, एक अच्छा जो है ना फॉर्मेटिंग होती है वेरिएबल के अंदर ये। सही है, इसको दोबारा टेस्ट करके देख लेते हैं। हमें लॉगिन करना है ना अभी, ये फिर वापस से जो है ना तंग करेगा। ट्रू आ गया, सही है भाई, इसका मतलब पासवर्ड सही था, जो हमने पासवर्ड वहाँ दिया और हमने जो सेव किया था इनक्रप्टेड वो गलत हो गया। ठीक है, मतलब सही चल रहा है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा पासवर्ड चेंज करके भेजते हैं, टू की जगह हटा देते हैं और इस तरह छोड़ देते हैं, दोबारा भेजते हैं। अब आपको एक और कंडीशन क्रिएट करनी है, ट्रू पे कंडीशन, फॉल्स पे कंडीशन। ट्रू है तो सही है, फॉल्स आ रहा तो आपने क्या करना है, बताना है उसको या ईमेल एंड पासवर्ड इज इनवैलिड। ठीक है, इस तरह कोई भी आपने रिस्पॉन्स उसको डिफाइन कर देना है। ओके, ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट करेक्ट पासवर्ड।
तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और एक इफ़ की कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ इज़ करेक्ट पासवर्ड इज़ फॉल्स। मैं फॉल्स पे लगाता हूँ कंडीशन नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि आगे अब प्रोसेस तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो उस पर हम क्या कर देंगे भाई, ये चीज़ रिटर्न कर दूंगा मैं, और पासवर्ड इज़ इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड कर दो, इनकरेक्ट पासवर्ड आप जो जिस तरह चाह कर दो, ठीक है। और इसका स्टेटस कोड भी मेरे ख्याल से ये आएगा 401 आएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ज़रा इसको देख लिया करो ना आप। इनकरेक्ट करेक्ट पासवर्ड स्टेटस कोड 401 या 401, हाँ अनऑथराइज, ठीक है, अनऑथराइज आता है। स्टेटस कोड जो है ना मैटर करता है आपके काम के ऊपर, क्योंकि ये आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स में मिलेगा, तो उस पर आपको क्या किस तरह एरर दिखाना है ये बड़ा मैटर करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया पासवर्ड इज़ इनवैलिड 401, सही है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास लॉगिन के अंदर ये चीज़ हुई भी है, डेटा आएगा, एरर आ रहा है, अगर स्टेटस आ रहा है तो हमने क्या कर देना है, उसको दिखा देना है और मैसेज हमारे पास शो हो जाएगा, सही है। दोबारा टेस्ट कर लेते हैं इसको, पासवर्ड इज़ इनवैलिड, ठीक है। अब मैं अगर करेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास अभी रिटर्न करने वाला मैंने कोई कंडीशन लगाई नहीं है, तो इस वजह से काम नहीं होगा। अच्छा, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। पासवर्ड तो क्लियर हो गया ना, फॉरगेट पासवर्ड क्यों होगा, फॉरगेट पासवर्ड का तो एक अलग एपीआई बनेगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। फॉरगेट पासवर्ड यहाँ से थोड़ी होता है, आपने कभी देखा है, नीचे बटन आ रहा होता है, उस पर बोलता है, वो आपसे लिंक आती है, उस पर आपको भेजता है, वो रिडायरेक्ट दूसरे पेज के ऊपर ईमेल भेजता है, या आपको बोलता है ईमेल डालो, और फिर उसके बाद वो आपको ओटीपी वगैरह भेजता है, सारी चीज़ें करता है। वो एक एपीआई हमारे पास अलग है, वो इसी एपीआई नहीं है। डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा पक्का। टोकन जनरेट होगा, टोकन आपका लॉगिन पे भी जनरेट होगा और साइन अप पे भी जनरेट होगा, क्योंकि अगर यूज़र साइन अप कर रहा है तो टोकन जनरेट हो रहा है, लेकिन यूज़र जब लॉग आउट कर देता है तो हर बार तो साइन अप नहीं करता ना वो, तो वो लॉगिन करता है, तो उसको दोबारा टोकन की जरूरत है, तो टोकन दोबारा जनरेट होगा आपका लॉगिन के ऊपर, सही है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी एक्सेस टोकन है, अभी भी एक्सेस टोकन कर रहे हैं हम, रिफ्रेश टोकन साथ ही जनरेट करते हैं एक साथ। अभी मैं आपको सिर्फ एक्सेस टोकन बता रहा हूँ, अभी रिफ्रेश टोकन पे अभी मैं गया नहीं हूँ, मैंने आपको सिर्फ समझाया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास बार बार ना ये टोकन वाला काम है, तो मैं इसका एक फोल्डर बना लेता हूँ, यूटिल्स के नाम से, ठीक है, और मैं इसको रख लेता हूँ बाहर, सही है। और इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ मैं, इंडेक्स डॉट जेएस, और जो मैंने काम अपना यहाँ पे किया है ना अपना सर्विस के अंदर, ये टोकन जनरेट वाला जो काम है, इसका एक मेथड बना देता हूँ, सही है, रीयूज हो रहा है ना हमारे पास ये काम, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ बना देता हूँ कॉन्स टोकन और जनरेट, सही है, ERTE है ना, ये स्पेलिंग होती है ना, RATE जनरेट, सही है, सही है। ये मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, ये जानते हैं मेरे बच्चे ये, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, हम यहाँ से भेजेंगे यूज़र डाटा, ठीक है, यूज़र डाटा की बेस पे हम यूज़र डाटा की बेस पे हम यहाँ पे यूज़र डाटा की बेस पे हम यूज़र जो है ना आईडी डाल देंगे, और यूज़र डाटा डॉट ईमेल डाल देंगे, सही है। इसको बल्कि मैं ऐसे भेज देता हूँ, ठीक है, ईमेल पे अलग दे रहा है, एक्सपेक्टेड टोकन, ओके, सही है, मुझे इसको बताना पड़ेगा ना यहाँ पे, ये ईमेल है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। सीक्रेट टोकन हमारे पास वहीं पे ही है, JWT हम यहाँ पे आया नहीं, JWT को हम यहाँ से कट कर लेते हैं,
और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट। हमने टोकन जनरेट के नाम से हमने एक फोल्डर बना दिया है फाइल। हम इसके अंदर वेरीफाई वाला भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया, नेक्स्ट क्लास में हम वेरीफाई वाला काम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो रजिस्टर हमारा हो गया था, हमने ऐसे पासवर्ड हटा दिया। टोकन की जगह हम बस यहाँ पे भेज देंगे जनरेट टोकन, और यहाँ पे यूज़र, एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, यूज़र डॉट, नहीं इसको एक काम करते हैं, ऐसे भेज देते हैं यूज़र आईडी कॉमा, और हमारे पास क्या है, ईमेल। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है इसको, ठीक है। टोकन जनरेट यहाँ पे भी कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जब हमारे पास पासवर्ड करेक्ट हो गया है तो बस हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे किस चीज़ को, डेटा को, टोकन भेज देंगे, ठीक है। और ये डिटेल भेज देंगे, नेम और ईमेल और यूज़र आईडी, बस। नेम नहीं है हमारे पास, नेम है बल्कि हमारे पास, लेकिन हमारे पास नेम यूज़र के अंदर है, यूज़र डॉट नेम, सही है। यहाँ पे हमारे पास ऐसे आएगा। ईमेल हमारे पास है, ठीक है, हम ईमेल भी वहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, सब चीज़ें सेट है। टोकन जनरेट, टोकन जनरेट यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, सही है, चीज़ें सही हैं, हम यहाँ देख लेते हैं, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे यूज़र डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर किया हुआ है, ओके, ओके, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र डेटा के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास आपको पता है ना कौन से फॉर्मेटिंग के अंदर आएगा, ये क्या आएगा इसमें, जावास्क्रिप्ट का बेसिक सवाल है ये, बहुत बेसिक सवाल है जावास्क्रिप्ट का ये। ओके, टोकन जनरेशन इज नॉट डिफाइंड, हमने कॉपी नहीं किया इसको, मंगवाया नहीं है जल्दी बताओ कैसा आउटपुट आएगा। एरे के अंदर आ रहा है, एरे के अंदर आएगा, क्या बोलते हैं इसको, रेस्ट ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर अलग था, ये रेस्ट ऑपरेटर होता है, फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। जावास्क्रिप्ट भूल गए, बेसिक्स, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है ये, रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं ना। पैरामीटर भी बोल सकते हो, लेकिन लेकिन ये बेसिकली ऑपरेटर, एक रेस्ट ऑपरेटर अलग चीज होती है, स्प्रेड ऑपरेटर अलग चीज होती है। उसके अंदर हम डेटा को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम डेटा कॉपी नहीं कर रहे थे, इसको रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं इसको, ठीक है समझे। अच्छा, तो हम बस ये करेंगे, कुछ भी नहीं करना हमें, आईडी की जगह हम क्या कर देंगे, क्या पास करेंगे, और ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका दिल चाहे जैसे दिल करे वैसे कर लो यार टोकन हमारे पास नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने टोकन को रिटर्न नहीं कराया हुआ, रिटर्न टोकन
सही है भाई, टोकन आ गया। अब आपका यूज़र लॉगिन है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम डायरेक्ट इस तरह भी भेज रहे हैं, हम यहाँ पे टोकन रिस्पॉन्स के साथ साथ कुकीज़ में भी भेज सकते हैं, ठीक है। कुकीज़ में कैसे भेजोगे आप? रिटर्न, मैं हटा देता हूँ रिटर्न, ऐसे देता हूँ रेस डॉट, यहाँ पे नहीं आ रहा, रेस डॉट कुकीज़, कुकी होता है मेरे ख्याल से, कुकीज़ होता है, मैं भूल गया हूँ। फिर आपका नाम, वैल्यू, और फिर इस तरह करके आप भेज देते हो, ठीक है। मैक्स एज एक्सपायर। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि एक आपके पास टोकन जा रहा है, किस में जा रहा है टोकन आपके पास? रिस्पॉन्स के अंदर जा रहा है, यानी कि मेरे पास जब मिलेगा मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगा। कुकीज़ में सेव होने वाला जो टोकन है वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, वो डायरेक्ट मेरे पास हेडर में जाके सेव हो जाएगा, यानी कि मेरे कुकीज़ में जाके सेव हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा मेथड है कंपेयर पेलोड के अंदर भेजने से। समझ में आ गई बात? आपको मिलेगा नहीं रिस्पॉन्स के अंदर, वो ऑटोमेटिकली हेडर के अंदर सेव कर देगा, हेडर के थ्रू जाएगा, यानी कि आपके पास टोकन जाएगा और उसमें सेव कर देगा कुकीज़ के अंदर। ये आपको मिल रहा है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड पे जाके इसको लोकल स्टोरेज के अंदर या सेट डॉट कुकीज़ करके जो है ना आप इसको कुकीज़ में सेव कर रहे होगे, कुकीज़ डॉट सेट होगा, मैं भूल गया, दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो पेलोड जब आपके पास आएगा, आप रिस्पॉन्स लोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप वहाँ पे कंडीशन लगा के इसको सेव करोगे, यही करोगे ना। लेकिन जब मुझे सेव ही करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भेज सकता हूँ, तो मैं यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ के थ्रू भेज सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो ये होगा कि मेरा जो, अब मुझे अगर आईडी नहीं भेजनी, मुझे अगर यूज़र नेम नहीं भेजना, ईमेल नहीं भेजना, मुझे सिर्फ टोकन भेजना है, तो मैं ये काम बहुत ईजिली कर लूँगा। समझ में आ गई बात? और ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर होता है, ये सिक्योरिटी के बेस पे, क्योंकि टोकन पेलोड में जाने का मतलब है कि ईजिली मिल सकता है किसी को भी, ठीक है। लेकिन जब आपके पास कुकीज़ में सेव होगा तो ना यूज़र को पता है क्या हो रहा है, ना आपको पता है, मतलब जिसने डेवलप किया उसको तो पता ही है, हेडर में डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, फिर आप वहीं से उठा उठा के सेव करते रहोगे। कुकीज़ चलता है सर्वर साइड पे, लोकल स्टोरेज चलता है आपका क्लाइंट साइड पे, ये तो पता है सबको, सही है। मतलब सिर्फ सर्वर साइड पे नहीं चलता, वो क्लाइंट साइड पे भी चलता है, लेकिन मेन जो उसका मकसद होता है वो सर्वर साइड पे होता है। तो इसीलिए कुकीज़ जो डायरेक्ट सेव होगा वो सर्वर साइड पे हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऑथ का ये वाला काम हमारा हो गया है, ठीक है। अगर आपको इसमें और कोई इन्हेंसमेंट करनी है तो आप इसमें वेरीफाई ईमेल वगैरह का कॉन्सेप्ट डाल सकते हो। वेरीफाई ईमेल वाला कॉन्सेप्ट डालना है, कोई खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आता है सेंड ग्रिड, ठीक है, सेंड ग्रिड यूज़ कर सकते हो ईमेल भेजने के लिए, पेड होती है। नोड मेलर आपके पास होता है, ठीक है, ये फ्री होता है। ये स्पॉन्सर आ गया है, मेल चैम नहीं। ठीक है, तो इसको आप इंस्टॉल करके इसको प्रॉपर ईमेल भेज सकते हो जनरेट करके, ठीक है। किसी को अगर इस चीज़ में मसला हो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि हम अब इसमें ज़्यादा और डेप्थ में पढ़ेंगे नहीं ऑथ के अंदर, हम फिर आगे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अभी हमने तो मिडिल वेयर देखा नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम मिडिल वेयर देखेंगे कि अब हमने ये तो बना दिया लॉगिन साइन अप, लेकिन अगर मैं प्रोफाइल की अगर राउट बनाता हूँ तो उसको मुझे कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे चेक करना है कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये बंदा एडमिन है या फिर ये बंदा यूज़र है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उस चीज़ को देखेंगे मिडिल वेयर के अंदर, सही है। बाकी अगर इसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो मुझसे, मुझे मैसेज कर देना, ग्रुप के अंदर बता देना, मैं आपको वहाँ बता दूंगा कि सारे जितने इसके अंदर जो मैंने आपको डिफाइन करे कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है। नहीं समझ में आया चैट जीपीटी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई सवाल है किसी का?